नमस्कार, एक बार फिर आप सबका स्वागत है तहे दिल से खबरों के खिलाड़ी के इस एक और विशेष अंक में। विशेष मैं इसलिए बोल रहा हूं कि आज हम मोटे तौर पर बात करने की कोशिश करेंगे तमाम खबरों के इन खिलाड़ियों के साथ कि आखिरकार समान नागरिक संहिता क्यों जरूरी है और क्यों समान नागरिक संहिता को लेकर देश में विरोध के स्वर भी हो रहे हैं। क्या एक देश में एक विधान नहीं होना चाहिए? जब हम संविधान की बात करते हैं, संविधान का मतलब क्या हुआ? एक विधान, सब लोग एक कानून से हो। फिर क्यों अलग अलग समुदाय के लिए, अलग अलग धर्मों के लिए अलग अलग तरह के कानून इस देश के अंदर हैं और आज़ादी के इतने साल बाद भी इस पर बहस चल रही है? क्यों एक राय नहीं बन पाई है? या फिर भारतीय जनता पार्टी किसी खास उद्देश्य को लेकर इस चर्चा को गरमाना चाहती है? क्या उसकी नज़र सियासत पर है या वाकई में एक विधान की जरूरत इस देश को आ पड़ी है? ये मैं इसलिए कह रहा हूं बीजेपी को लेकर क्योंकि उनके विरोधियों का ये कहना है कि 9 साल से सरकार में है, आखिरकार 10 महीने पहले चुनाव के क्यों आखिर उनको याद आता है कि यूसीसी की इस देश को जरूरत है? क्यों यूसीसी पर बहस गरमाई जा रही है? क्यों प्रधानमंत्री से लेकर हर बड़ा नेता यूसीसी पर अपनी बात कह रहा है? इन तमाम मुद्दों को जानेंगे खबरों के खिलाड़ी के साथ। आज एक्सपर्ट पैनल हमारे साथ है, मैं सबका परिचय बारी बारी से करा दूंगा, सब अपना परिचय खुद भी कराएंगे। मेरे साथ अंबर जैदी जी हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अंबर जैदी जी को इस विषय पर हमने बोलते सुना है, कहते सुना है और मेरे ख्याल से अगर मैं गलत नहीं हूं तो आपकी पिटीशन भी है इस मामले को लेकर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। विकास जी हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका, वरिष्ठ वकील हैं, बात बहुत तरीके से कहते रहे हैं, क्या जानते रहे हैं और मेरे ख्याल से इस पैनल पे जो लीगल पक्ष होगा इस कानून का वो विकास जी बेहतर समझा पाएंगे। विनोद जी हैं, विनोद जी बहुत बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर से। आपके अपने घर में स्वागत। बिल्कुल, अपने घर में स्वागत भी जरूरी है सर ये भी एक बहुत जरूरी चीज़ है। विनोद साहब, आपका नाम बताइए। मुझे डॉक्टर शमसुल हसन कहते हैं। हाँ। और मैं बहरहाल एक मामूली तारुफ यह है कि मैं जर्नलिज्म से अटैच रहा, रेडियो टीवी पे न्यूज़ पढ़ता रहा, दूरदर्शन पे बुलेटिन में रहा, खबरों का असली खिलाड़ी है बुलेटिन में न्यूज़ एडिटर रहा। आपकी आवाज ही अब इतनी है ना, उसे शम साहब मजा आ गया। अवधेश जी हमारे साथ हैं, बहुत बहुत स्वागत है अवधेश जी आपका एक बार फिर से हमारी इस चर्चा में, और प्रवीण जी हमारे साथ हैं। तो चलिए शुरू करते हैं क्योंकि समान नागरिक संहिता की बात हो रही है और हम सब जानते हैं कि बहुत ही कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट रहा है बीजेपी के लिए भी, क्योंकि जब बीजेपी की पहली बार सरकार बनी थी वाजपेयी जी के नेतृत्व में, जब एनडीए बना था कह लीजिए, तब बीजेपी ने इस मुद्दे को बैक बर्नर पे डाल दिया था, जिसको कहते हैं ना कारपेट के नीचे, क्योंकि उनके जो साथी थे उनको ऐतराज था कि भारतीय जनता पार्टी के इस एजेंडे पर हम कैसे उनके साथ आए। तो जो 3 कंट्रोवर्शियल मुद्दे माने गए भारतीय जनता पार्टी के, उनमें ये समान नागरिक संहिता भी है। पर आज बीजेपी मेजॉरिटी में है, आज बीजेपी की 300 से अधिक सीटें अपने दम पर हैं, उसके पास बहुमत है लोकसभा में, राज्यसभा में बहुमत मैनेज कर सकती है। इन हालात में क्या 370 जैसे कश्मीर का कानून आया था और संसद से पास हो गया था, क्या वही स्थिति आने वाले सत्र में, संसद सत्र में हमको यूसीसी को देखकर सुनने को मिलेगी? मैं पहली राय जानना चाहूंगा अंबर जैदी आपकी, क्यों जरूरी है यूनिफॉर्म सिविल कोड? क्या इस देश में इतने सारे तरह के लोग रहते हैं, एक कानून से क्यों बांधना चाहिए उनको? देखिए सुमित जी, जैसा कि आपने कहा, संविधान की बात जब हम करते हैं तो संविधान का मतलब होता है समान विधान, सबके लिए एक जैसा कानून। हालांकि हमारा जो संविधान है सबको समान अधिकार सुनिश्चित करता है, आर्टिकल 14। और अगर हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल आर्टिकल 44 की बात करें, वो भी बात करता है कि देश में समान नागरिक संहिता होनी चाहिए, बट वो कोर्ट्स में इम्पॉसिबल नहीं है। सवाल उठता है कि आखिर ये क्यों होनी चाहिए और क्यों नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आज अगर हम मौजूदा उसकी स्थिति की बात करते हैं तो हमारे देश में धर्म के आधार पर पर्सनल लॉज बने हुए हैं, जो कि मुझे लगता है कि समान जो हमारे संविधान की मूल भावना है उसके बिल्कुल अगेंस्ट है। क्योंकि धर्म के आधार पर अगर हम किसी भी इंसान का या किसी भी महिला पुरुष का अगर हम उनके सिविल राइट्स अलग अलग करते हैं तो डिस्क्रिमिनेशन होता है, जैसे कि आर्टिकल 14 सुनिश्चित करता है। और बार बार संविधान सभाओं में बात हुई है आर्टिकल 44 को लागू करने के लिए कि इस देश में समान नागरिक संहिता होनी चाहिए। बाबा साहेब अम्बेडकर की बात करें, नेहरू जी की बात करें, इनफैक्ट कोर्ट्स की बात करें, 1985 शाहबानो केस में भी उस समय भी कोर्ट ने कहा था सरकार से कि आप इस पे कुछ करना चाहिए आपको, क्योंकि एक वृद्ध महिला गुजारे भत्ते के लिए अपने शौहर से, जो पूर्व पति थे, उनसे मांगने के लिए गई थी। और किस तरह से वो फैसला आप सब जानते हैं कि वो एक हिस्ट्री है कि किस तरह से एक वृद्ध महिला के साथ नाइंसाफी हुई। हजारों की संख्या में इंडिया गेट पर मुसलमान इकट्ठा हुए और एक महिला के गुजारे भत्ते के अबर के सिर्फ हिंदू मुसलमान का मामला है? नहीं, हिंदू जब हम समान नागरिक संहिता की बात करते हैं तो क्या ये बात कही जा रही है बीजेपी के विरोधियों की तरफ से कि बीजेपी का जो वोट बैंक है ये उसको केटर कर रहे हैं, यानी 80% लोगों को, जिससे उनके पास वोट कंसोलिडेट हो जाए?
क्योंकि 20 की तो परवाह बीजेपी के लोग कहते रहे कि हमको नहीं है। जी देखिए, वोट बैंक पॉलिटिक्स क्या है मैं उस पर बात नहीं करना चाहती, क्योंकि मैं एक महिला हूँ और मेरी इस पे पिटीशन है, मैं काफी समय आप से इस पे काम पिटिशनर कर होने रही के हूँ। नाते आप चाहती जी। हैं कि समान नागरिक मैं संहिता हो, कुछ बिंदु रखना चाहती जल्दी हूँ। से, ताकि जी। मैं एक पॉइंट जी सबका ले बस लूं। यही मैं कहना चाहती हूँ कि जिस पर्सनल लॉज क्योंकि कोडिफाइड नहीं है, शरिया लॉज, उसकी वजह से मुस्लिम महिलाओं के साथ अन्याय होता आया है, विविधताओं के नाम पर आपकी महिलाओं कहानी के साथ मुस्लिम को अन्याय। लेकर, ठीक है, Exactly. मैं समझ गया, मैं और भी जी। आऊंगा, लेकिन इस देश में तमाम धर्म के लोग रहते हैं। शम्स साहब, मैं आपकी राय जानना चाहता हूं, क्या इस देश को जरूरत है यूनिफॉर्म सिविल कोड की? इस वक्त हम आ चुके हैं, आज़ादी के 75 साल हो चुके हैं, अब नहीं तो कब? देखिए, हर एक को जो है वो मौका और वक्त जो है वो बहुत ज़रूरी होता है कि किस वक्त और किस मौके पर हम कोई बात करें। जो आदमी ये समझ नहीं रखता है वो कभी कभी जो है वो धोखा भी खा जाता है, उसका नुकसानात भी उठाने पड़ते हैं। हम तो इस बात के जो है वो ख्याल रखते हैं कि क्या करें, सोच के तूफान में बहा है क्या क्या, चल के देखें तो सही घर में बचा है क्या क्या। हमारे देश की हालत जैसी हो रही है, हमको उधर देखना चाहिए कि हमारे पास क्या रह गया है, क्या हमें लेना है, ये हम बाद में सोचें। क्या हमारे पास है जो कुछ, हम जो गुलदस्ता है उसके सारे फूल हैं, मुख्तलिफ हैं। जब तक कई फूल नहीं होंगे गुलदस्ता खूबसूरत नहीं होगा। तो सारे फूलों को बचाना है, किसी एक फूल को नहीं पर ये बचाना तो है। कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली ने भी कहा था कि देश को समान नागरिक संहिता की जरूरत है, इस पर अब विचार विमर्श होना मैं चाहिए। जो बात कर रहा था कि थोड़ा सा और पॉलिटिक्स मैं- की बात आ गई थी। नहीं, आप कहिए, आप अपनी बात कहिएगा, मैं काउंटर क्वेश्चन आपसे कर रहा हूँ कि बीजेपी जो सत्तारूढ़ पार्टी है उसने अपने मैनिफेस्टो में कहा, आज से नहीं कहा, कोई छुपी हुई चीज नहीं है, बीजेपी शुरू से समान नागरिक संहिता की बात करती रही, 14 में भी लिखा, 19 में भी लिखा, 24 का चुनाव आ रहा है, उसको अपना मैनिफेस्टो काम करके दिखाना है अपने वोटर को, तो वो ले आई, यूसीसी पर बहस करा रही है देश में। अभी तो राय मांगी है ना लॉ कमीशन ने। नहीं, यही मैं कह रहा हूँ कि राय मांगी है, तो क्या ये वक्त जो है वो राय मांगने का है? जब क्यों नहीं है ये वक्त? नहीं, जबकि देश में एक जगह आग लगी हुई है, एक हिस्से में आग लगी हुई है, 2.5-3 महीने से वो आग बुझी नहीं है। क्या हमारा वो भाई नहीं है? हम मुसलमान होकर के हम भूल कहाँ की जाएंगे? बात कर रहे हैं, बंगाल की, मणिपुर की? मैं मणिपुर की बात कर रहा हूँ। आप वहां क्यों नहीं जा रहे हैं? आप वहां की बात क्यों नहीं कर रहे हैं? हम तो जानते हैं कि भाई देश में महंगाई हो गई और क्या हो गया, हम इसके बारे में नहीं जानते कि हम किस पोजीशन में हैं, हमारी तनख्वाह बढ़ी कि नहीं बढ़ी, हमारा परिवार कैसे आप ये चल कह रहा रहे हैं वक्त मुफीद नहीं है अभी? मैं ये अभी कह रहा नहीं। हूं, टाइम को पर आप देखना चाहिए। यूसीसी के खिलाफ नहीं है? हैं? आप- नहीं, और आप एक बहुत साफ बात है कि हम शिया कम्युनिटी से हैं, सैयद बरादरी से हैं। हमारे यहाँ हमेशा जो है वो बीजेपी को सपोर्ट किया गया, शुरू से किया गया। हम लोग दिल से बीजेपी को सपोर्ट करते हैं, चाहे लखनऊ से हो वो गवर्न होता हो, चाहे वो बनारस से होता हो। मैं खुद बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का जो है तालिब इल्म रहा हूँ, मेरे फिर क्या दिक्कत है? फैकल्टी अवार्ड्स रहे, लेकिन और भी दूसरी हुकूमतें आई, उन्होंने कोई जो है वो मेरे वालिद साहब को अवार्ड नहीं दिया, लेकिन बगैर किसी एप्लीकेशन के मेरे फादर को जो है वो प्रेसिडेंट अवार्ड दिया गया बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से। तो आपको अभी दिक्कत क्या है तो बीजेपी से? मुझे दिक्कत कुछ नहीं है, हम लोगों शिया कम्युनिटी को कोई दिक्कत तो नहीं मैं है। कहूँ ना कि शिया कम्युनिटी मोटे तौर पर यूसीसी के समर्थन में है। कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ढंग से आना चाहिए, उसूल। ढंग क्या होगा वही तो पूछ रहा हूँ मैं ढंग आपसे। जो है वो आप सबको डिबेट कराइए, हम सब सारे तो राय तो मांगी है, आप ऐसे राय दीजिए नहीं ना। मांगिए, पहले डिबेट करा लीजिए, अलग अलग कम्युनिटीज में अलग डिबेट तो 70 साल से चल रहा है। बुनियादी तौर पे कराइए। हमने क्यों नहीं कराया? आपने महल्ले वाइज क्यों नहीं कराया? आपने शहर वाइज क्यों नहीं कराया? आप सिटी वाइज कराते। अब ये एक जमहूरियत है, हम जमहूर में रहते हैं, तो अब वहां जाके आपको सबको सबकी राय लेनी है, लेकर के आपको एक क्या मैं आगे जा करके कोई डिसीजन ले लीजिए। ठीक है, मैं आपकी बात समझ गया। मैं विकास जी आपको लेकर आना चाहता हूँ, क्या राजनीति से दूर, क्या इस देश में समान नागरिक संहिता हो सकती है इतनी डाइवर्सिफिकेशन के बावजूद भी? हम 370 की बात करते हैं तो 371 में मिजो के लिए, 371 में नगा के लिए अलग चीज़ें लिखी हुई है, बाकायदा संविधान ने उनको अश्योर किया है कि हम आपकी रहन सहन में, आपकी रीति रिवाजों में, आपके कस्टम्स में कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे। उसके बाद ही वो हमारे साथ मिले आके। मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या ये संभव है समान नागरिक संहिता? सुमित जी, थोड़े ब्रॉड पर्सपेक्टिव पे बात करनी पड़ेगी, शायद 2-3 मिनट का समय लेना चाहूंगा। 3 मुद्दे ऐसे रहे थे जो 1947 से आ गए, इसको हम पॉलिटिक्स से बिल्कुल दूर रखते हैं। एक राम मंदिर का इशू रहा, 370 एब्रोगेशन ऑफ 370 रहा, और यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात रही। राम मंदिर का विषय हमने कंप्लीटली कोर्ट्स पे छोड़ दिया कि जो कोर्ट निर्णय लेगा वही देश की आम जनता को मान्यता होगी। सरकार ने भी प्रतिबद्ध रही, सभी सरकारें प्रतिबद्ध रही, वो भले ही कांग्रेस की रही या भाजपा की रही। ये विक्ट्री किसी पॉलिटिकल पार्टी की नहीं थी, ना ही ये विक्ट्री थी, एक सच और सही का फैसला सुप्रीम कोर्ट ने किया। एब्रोगेशन ऑफ 370 भी रहा। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे कि ट्रू सेकुलर नेचर अगर देश का बनाना है
तो आपको समान न्याय प्रक्रिया रखनी पड़ेगी, क्योंकि अगर आप एक तरफ से आईपीसी कहते हैं, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग कहते हैं, एनडीपीएस एक्ट कहते हैं, या और भी तमाम जितने स्टैट्यूट्स हैं, वो जब समान हर नागरिक पे एक तरह से लागू होते हैं, और प्रोसीजरल लॉ में अगर कहूं कि क्योंकि एक सब्सटैंटिव लॉ हो गया और एक प्रोसीजरल लॉ हो गया, प्रोसीजरल लॉ सीपीसी और सीआरपीसी भी सामान्य तरह से हर हिंदुस्तानी पे लगता है, तो कुछ पर्सनल लॉज को सिर्फ धर्म की आड़ में आप कहें कि ये यूनिफॉर्म नहीं होना चाहिए। मुझे लगता है कि वी हैव ट्रैवल्ड अ डिस्टेंस। 75 साल का समय एक देश की के स्वतंत्रता से लेकर के आज तक परिपक्व वक्त हो गया है कि, और मुझे लगता है कि 75 साल से डिबेट होती रही है। 75 साल का एक वक्त आ गया, एंड इट हैज फॉलन फ्रॉम कोर्ट्स आल्सो, कि गोवा में आप देखिए कि यूसीसी है, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बोबडे साहब ने कहा कि हम यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए, एंड वी विल नॉट एंटर दैट डोमेन, लेट द पार्लियामेंट डिसाइड इट। तो मुझे लगता है वो एक काफी समझदारी की बात सुप्रीम कोर्ट ने कही कि सेपरेशन ऑफ पावर्स है, हम उस डोमेन में एंटर नहीं करेंगे, एंड वी विल लीव इट टू। तो ये वक्त आ गया है, मुझे लगता है कि अब वो वक्त आ गया है कानून बनने का कि कानून पर बहस होने का, कानून बनने का। अब मुझे लगता है कि हाँ, लेकिन एक मैं केवियट जरूर ऐड करना चाहूंगा, और वो बहुत इंपॉर्टेंट केवियट है। वो शहरों में रहने वाली जनसंख्या के जनता पे लागू होने वाला केवियट नहीं है। हमें अपने ट्राइबल्स को बचा के रखने की आवश्यकता है, उनके कस्टम्स, उनके ट्रेडिशंस को बचाने की आवश्यकता है, क्योंकि वो एक, मैं इतनी महत्वपूर्ण बात इसलिए कहूंगा कि एक बहुत छोटी सी पॉपुलेशन आपके पूरे देश के पर्यावरण, आपके पूरे फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि उनके जीवन का जो इंटरफेस उस फॉरेस्ट और उस वाइल्ड लाइफ से हो रहा है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं, और मैं एक क्लियर कर दूं दर्शकों के लिए भी, ये समझाना जरूरी है कि जब समान नागरिक संहिता इस देश में मान लीजिए लागू होती है, जब भी होगी, तो ये बात विकास जी कह रहे हैं वो सेंसिटिव बात है कि ऐसी बहुत ही छोटी छोटी कम्युनिटीज हैं जिनको संविधान ने स्पेशल प्रिविलेजेस दे रखे हैं। उनमें आदिवासी कम्युनिटी भी है, और अलग अलग आदिवासियों की अलग अलग प्रथाएं हैं जिसको संविधान ने मान्यता दे रखी है, जिसमें एक आदिवासी जाति तो ऐसी भी है जहाँ पर बहुविवाह अलाउड है, वहाँ पे आप कई सारे शादियां कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से आप उसी की बात कर रहे हैं। मैं वही कह रहा हूँ कि आपको उन्हें प्रोटेक्ट करके चलना पड़ेगा, क्योंकि आप नेटिव पॉपुलेशन को, जो मूलभूत जनसंख्या थी आज से हजारों साल पहले तक, आप अगर उसको नहीं, उनकी सेंसिटिविटी को नहीं समझेंगे, तो वो एक्सटिंग्विश कर जाएंगी, वो खत्म हो जाएंगी। इंपॉर्टेंट। मैं आगे बढ़ता हूँ, विनोद जी आपके पास। अच्छा चलिए, अवधेश जी से अवधेश जी। नहीं, विनोद जी डेविल्स एडवोकेट की बजाय फैक्ट्स एडवोकेट बनेंगे, ऐसा हाँ, मेरी उम्मीद है कि जो तथ्य और सत्य है उसके साथ रहते हुए अपने विचार का संप्रेषण करेंगे, उम्मीद है। देखिए, ऐसा है कि जनसंघ का निर्माण हुआ था, उसके पीछे कांग्रेस से अलग एक दल बनाने के पीछे जो विचारधारा थी वो क्या थी? वो यही थी कि बहुत कुछ जो संविधान सभा में तय होना चाहिए था इस देश में, उसको नहीं किया गया है, और कांग्रेस उस धारा से अलग जा रही है। आज़ादी के पहले के सपनों को देख करके जिस प्रकार के भारत का निर्माण होना चाहिए था, जैसे गांधी जी ने कहा था कि भारत एक ऐसा देश है जो केवल इसलिए आज़ाद नहीं हो रहा है कि इसको बाकी यूरोप अमेरिका की तरह बनना है, इसको तो इसके पास धर्म और अध्यात्म ऐसी शक्ति है जिसमें दुनिया में बड़ा होकर ये पूरे विश्व को दिशा देना है इसको, कि आगे फिर इस ढंग का साम्राज्य उपनिवेश न बने। तो वो एक बड़ी कल्पना थी जो आज़ादी की धारा की थी, और सभी का मैं कह रहा हूँ, यहाँ तो मैं कह रहा हूँ, आप सुभाष चंद्र बोस की आप पंक्तियाँ देखेंगे तो वो भी कह रहे हैं कि हमको विश्व के अन्य देशों की तरह आज़ाद होकर महाशक्ति नहीं बननी है, उसके ऐसा हमको तो एक आदर्श शक्ति बननी है जिसको देख करके दुनिया सीखेगी कि कैसे जीना है। तो वो जो एक राष्ट्र के निर्माण की वो धारा थी, उससे कांग्रेस का एक बड़ा पक्ष विलग हुआ। संविधान निर्माताओं के सपने से अलग होकर बहुत सारे संविधान में ऐसे पार्ट डालने पड़े जिसके बारे में अंबेडकर जी ने ही कहा कि आगे इसको हटाना पड़ेगा, बदलना पड़ेगा, उसमें समान नागरिक संहिता थी। तो जनसंघ का निर्माण हुआ था इसकी सोच करके, वहां से भारतीय जनता पार्टी निकली है। तो समान नागरिक संहिता जो आप कर रहे हैं चुनाव है, अगर अभी तक लागू नहीं किया है तो ये तो उसके जितने लोगों
लोगों ने उस जनसंघ में अपना जीवन लगाया, वोट दिया बीजेपी में, जितने हजारों प्रचारक आए होंगे आरएसएस के, उन सब के साथ विश्वासघात है वो। क्योंकि उस राष्ट्र निर्माण के सपने में अगर समान नागरिक संहिता नहीं लाते हैं तो वो जो ये एक समता मूलक भारत के निर्माण का जो लक्ष्य है, स्वयं सेवकों के लिए किया जा रहा है, देश के लिए नहीं किया जा रहा है कि आपके जो कार्यकर्ता रहे, विचारक रहे, उनको मेरा कहना है कि इस भावना से प्रेरित होकर के लाखों लोगों ने अपना जीवन लगाया कि इस भारत का निर्माण करना है। उन्होंने जीवन अकेले नहीं लगाया होगा, हजारों लोगों के बीच गए होंगे। भारत के निर्माण में तो बाकी कम्युनिटीज ने भी साथ दिया होगा ना, ऐसा थोड़ी कि सिर्फ स्वयं सेवकों ने दिया है। ऐसा इस पर आप क्या कहना? हमारे देश की एक समस्या यह है कि जब भी हम कोई मुद्दा उठाते हैं तो भारत की विविधताओं के रहते हुए जो भारत अभी तक रहा है दुनिया में, उसको भूल करके, और जो आजादी के समय एक मुस्लिम समस्या अलग तरीके से खड़ी हुई, भारत बन गया, वो हमारे मानसिकता में रहती कि ये करेंगे तो मुसलमान क्या सोचेगा, ये करेंगे तो ईसाई क्या सोचेगा। ये सोचने से देश नहीं चलेगा। देश के हित में सोचना पड़ेगा कि राष्ट्र की एकता अखंडता कैसे सुरक्षित, धार्मिक सौहार्द कैसे बने रहेंगे, कम्युनिटी के बीच सौहार्द कैसे बने रहेगा। कानून अलग अलग होने से ये कहना कि किसी के धार्मिक मामले में हस्तक्षेप धार्मिक सौहार्द बिगड़ता है, देश की एकता अखंडता पर है। ये कम्युनिटी के लोगों के अंदर जो पढ़े लिखे उनका भाव पैदा होता है कि इस देश की संविधान और कानून से कुछ मामलों में धारा से हम अलग हैं, तो ये नहीं हो सकता। देखिए, ये समान नागरिक संहिता का ये अर्थ कतई नहीं है कि किसी के मजहबी और धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप किया जाएगा। वो होगा तो मेरे और आपके जैसा व्यक्ति भी इसके विरुद्ध खड़ा होगा। समान नागरिक संहिता का यह भी मतलब नहीं है कि जैसे विकास जी कह रहे थे कि जो हमारी छोटी छोटी कम्युनिटी हैं उनकी जो परंपराएं हैं, संस्कृतियों को, उनमें हस्तक्षेप किया होगा। भारत का समान नागरिक संहिता विश्व के अलग अलग देशों की समान नागरिक संहिता से बिल्कुल अलग, यहाँ की विविधताओं को समाहित करने वाली होगी। और मेरा अपना मानना है कि जब उस प्रकार के आएंगे, लेकिन नहीं, जो मैं इस देश में ये इंप्रेशन जा रहा है कि ये सिर्फ मुसलमानों के जो पर्सनल लॉज हैं उसमें इंटरफेरेंस करने की कोशिश की जा रही है। इसका आप जैनिज्म की बात नहीं करते हैं, आप सिखिज्म की बात नहीं करते हैं। मुसलमानों के पास जो उनके पर्सनल लॉज हैं, उनकी जो शरिया कानून है, उसमें इंटरफेरेंस करने की कोशिश की जा रही है। ये बात तो पहले दिन से होती है ना, जब से देखिए आरएसएस बीजेपी कोई भी काम करती है तो उसमें ये हमारे देश की समस्या है। ये पैथेटिक इसको बोलते हैं ना, उस लेवल पर ये मानसिकता पैदा हो गई है कि वो कुछ भी करेगी उसमें से एक मुस्लिम एंगल ढूंढ हो। हम मुसलमानों के बीच जाके नहीं पूछते आम आदमी से। मैं इस समय उत्तर प्रदेश में 21 दिन था, मैक्सिमम मैं मुसलमानों के बीच गया था कि भाई देखें वाकई क्या हो रहा है। मैं मस्जिदों में गया, एक तो फोटो भी मैं लगाया। तो मुसलमानों ने कहा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लेके आइए। ऐसा है कि मेरे को तो इस प्रकार का विरोध जैसे दिल्ली में जगह जगह देख रहा हूं, जो पर्सनल लॉ बोर्ड ने किया है, पर्सनल लॉ बोर्ड का विरोध मैं मुसलमानों के बीच देखा हूं। समर्थन भी है, देखिए कोई कम्युनिटी एक पक्ष नहीं होती है, लेकिन जो धारणा हमारे यहां बना दी जाती है सेकुलरिज्म के नाम पर, सेकुलरिज्म अगर कॉमन सिविल कोड नहीं है तो सेकुलरिज्म कहां से आया हमारा देश। और जो मैं आप तो इतने बड़े विनोद जी अभी बोलने ही वाले हैं, मुझे दुनिया का कोई भी एक लोकतांत्रिक देश बता दीजिए जहां कॉमन सिविल कोड नहीं हो, सभी कम्युनिटी रहती है। एक देश का नाम बता दीजिए कि वहां कॉमन सिविल कोड नहीं है। तो एक सामान्य सी चीज जिसको पहले हो जाना चाहिए। आपकी बात, आप मुझसे वरिष्ठ हैं तो आपको बात तो काटना नहीं चाहिए, लेकिन दुनिया भर में जब इतने सारे, आपने कहा ना कि एक भी देश बता दीजिए जहां पे कॉमन सिविल कोड ना हो, वो छोटे छोटे मुल्क हैं। मैं एक का नाम बताता हूं, अमेरिका का नाम। अमेरिका में 50 राज्यों के 50 संविधान हैं, और वो एक देश के तौर पे देखा जाता है। और उससे बड़ा राष्ट्र प्रेमी, देशभक्त देश के तौर पर आप किसी भी कम्युनिटी को नहीं कह सकते जितना अमेरिकन अपने आप को पोर्ट्रे करते हैं। तो आपकी अपनी खूबसूरती यही है कि हम तमाम डिफरेंसेस के बावजूद भी 70-75 सालों से एक साथ रह रहे हैं, और शायद रह भी सकते हैं। लेकिन जो बात अभी शम्स साहब कह रहे थे कि एक आपस में विचार करने की जरूरत है, समय क्या वो मुफीद आ गया है, या ये विनोद जी सवाल आपसे है, क्या ये 24 के मद्देनजर थोपा जा रहा है, या वाकई में ये कम्युनिटीज के बीच में डिस्कशन होगा, उसके बाद जब राय निकलेगी तब कोई चीज निकल कर सामने आएगी? देखिए, 2-3 चीजें हैं इसमें सुमित जी। पहली बात तो ये है कि ये भ्रम पहले दूर करना चाहिए। आमतौर पर लोगों में ये भ्रम जाता है कि जैसे इस देश में सबके लिए अलग अलग सारे कानून हैं, क्रिमिनल लॉ सबके लिए एक है। बिल्कुल। लेकिन जब कहा जाता है एक घर में 2 कानून नहीं चलेंगे, तो लोग यही समझते हैं कि लगता है 2 कानून है, जो कि गलत है। एक घर में क्रिमिनल लॉ सबके लिए एक है, सिविल लॉज जो शादी, दहेज, परिवार, फैमिली लॉज जो है फैमिली लॉज अलग अलग है। एक तो ये स्पष्ट होना चाहिए। और बार बार कॉमन सिविल कोड को सिर्फ मुसलमानों से जोड़ दिया जाता है,
मैं इससे सहमत नहीं हूं, क्योंकि जब कॉमन सिविल कोड की बात होगी तो उसमें सारी माइनॉरिटीज आएंगी, उसमें क्रिश्चियंस भी आएंगे, सिख भी आएंगे। अभी अकाली दल ने विरोध किया है इसका ऑफिशियली। उसमें ट्राइबल्स भी आएंगे, जैन भी आएंगे, पारसी भी आएंगे, बौद्ध भी, जितनी डिफरेंट कम्युनिटी सारे आएंगे। अब जैसे अभी विकास जी ने कहा कि आदिवासियों को प्रोटेक्ट कर दिया जाए, तो जब कॉमन सिविल कोड की बात करेंगे और उनको अगर आप प्रोटेक्ट करेंगे, प्रोटेक्शन के नाम पर जो संविधान संरक्षण दिया है, तो फिर जो माइनॉरिटीज हो कहेंगे अब हम हमारे ही क्यों छेड़ रहे हैं, उनको तो आप प्रोटेक्ट कर रहे हैं, हमें क्यों छेड़ रहे हैं भाई, हमारी भी तो विविधता अब अपनी है। कॉन्स्टिट्यूशन में निश्चित रूप से, मैं बहुत ज्यादा कानून का संविधान का जानकार नहीं हूँ, लेकिन विकास जी बैठे हुए आर्टिकल 44 में नीति निर्देशक तत्वों में इसको डाला गया है और कहा गया इसकी तरफ सरकार बढ़े। लेकिन दूसरी तरफ उसी संविधान में जो सारी जो हमारी विविधता है तब डिफरेंट कम्युनिटीज की, उसको भी सुरक्षित और संरक्षित करने की बात कही गई है, उसकी गारंटी दी गई है कि जो आपके जो अलग अलग जो कल्चर है, मान्यताएं हैं, रीति रिवाज है, उनको प्रोटेक्ट किया जाएगा। अब ये बड़ा कंट्राडिक्टरी चीज हो गई कि मतलब एक तरफ प्रोटेक्शन और दूसरी तरफ आप बढ़े उस तरफ, तो ये एक बड़ा कंट्राडिक्टरी इशू इसलिए हो जाता है, नंबर एक। दूसरी बात ये है कि बहस होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए, और खास करके उन समाजों में ज्यादा होनी चाहिए जो समाज से ज्यादा प्रभावित होंगे। क्या आप समान नागरिक संहिता के नाम पर हिंदू कोड बिल पेश कर देंगे सबके ऊपर, या एक ऐसा मिला जुला करके बनाएंगे जिसमें शरीयत की भी कुछ अच्छी बातें हों, हिंदुओं की जो हिंदू कोड बिल की भी अच्छी बातें हों? एक तो ये स्पष्ट होना चाहिए मिला जुला कैसे करेंगे। दूसरी बात ये है कि ट्राइबल्स में एक नहीं है, अलग अलग ट्राइबल्स के अलग है। मतलब अगर आप नॉर्थ ईस्ट में जाए तो खासीज का अलग है, कुकीज का अलग है, सबके अलग है, मिजो का अलग है, गोगारो का अलग है, उनमें भी अलग, गोंड्स का अलग है, बैगा का अलग है, छत्तीसगढ़ में अलग है, संथाल का अलग है। तो वो इतनी ज्यादा विविधता है कि ये बर्रे के छत्ते जैसा मामला है। नेहरू से लेकर के नरेंद्र मोदी तक कितने प्रधानमंत्री इस देश में हुए, किसी को 18 साल काम करने का मौका मिला, किसी को 15, 16, 17 साल मिला, मोदी जी को 10 साल हो जाएंगे, मनमोहन सिंह को भी 10 साल मिले। पहली बार एक प्रधानमंत्री ने एक जनसभा में इसको बहुत स्ट्रांगली कहा कि इसकी जरूरत है। इसके पहले किसी प्रधानमंत्री ने, यानी वाजपेयी जी ने भी नहीं कहा। यह अलग बात है कि जनसंघ के जमाने से ये मुद्दा उनका ओपन मुद्दा है, इसमें कोई दुराय नहीं। अच्छा, अब बड़ी बात, विचित्र बात है, एक तरफ तो आप दुनिया के सारे देशों का उदाहरण दे रहे हैं और दूसरा आप ये भी कह रहे हैं कि हम अलग देश बनाना चाहते हैं, हम अलग तरह का भारत बनाना चाहते हैं। तो अलग तरह का भारत बनाना चाहते हैं तो गुलदस्ते वाला भारत अगर बनाना चाहते हैं तो गुलदस्ता रहने दीजिए फिर भाई। अब शम साहब के यहाँ मान लीजिए अगर कोई नियम है तो उस पर अंबर जैदी जी को तो आवाज उठाने का अधिकार है, इसलिए है कि वो उनके समाज का मसला है। विनोद अग्निहोत्री उस पर क्यों हल्ला मचा रहे हैं? विनोद अग्निहोत्री क्या प्रॉब्लम है उससे? नंबर एक, हमारे यहाँ कम्युनिटीज के बीच में अंदर डिस्कशन की जरूरत है, डिस्कशन की जरूरत उन कम्युनिटीज के बीच में है जो इससे प्रभावित होंगी सबसे ज्यादा। नंबर एक, लॉर्ड एक मिनट तारते में टूट जाएगा। हाँ। आप तो आप रेडियो के रहे हैं। देखिए, लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने सती प्रथा और बाल विवाह जैसे कानून तब बनाए जब आर्य समाज, ब्रह्म समाज, रामकृष्ण मिशन जैसे तमाम समाज सुधार, राजा राममोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती, ये सारे लोग समाज, हिंदू समाज के बीच में इस आंदोलन को चला रहे थे। विरोध उस वक्त भी हुआ लेकिन वो समाज लगभग तैयार हो रहा था उसके लिए। एक तो ये बात है, तो इसलिए पहले तो सबसे बड़ी जिम्मेदारी है ये डिबेट चलनी चाहिए। ये इंटरेस्टिंग पॉइंट है, 1 महीने 2 महीने में नहीं होना चाहिए जी कि जल्दी से कर दो, चुनाव आ गया 2024। नहीं, इसको आप साल, 2 साल, 3 साल का समय लीजिए। ये कहना 75 साल में डिबेट चल रही, डिबेट नहीं चल रही 75 साल से भाई, क्योंकि जो सरकारें पहले आई वो उनके लिए मुद्दा नहीं था। राइट, इवन अटल जी की सरकार के लिए मुद्दा बैक बर्नर पे था, तो डिबेट कहां चलती? डिबेट तो अब चलनी चाहिए क्योंकि सरकार का ये मुद्दा है, ये सरकार लाना चाहती है, खुले रूप से। इंटरेस्टिंग पॉइंट आप कह रहे हैं, लाने का मैं ऐड करना चाहूंगा, और वो इसलिए भी जरूरी है कि विनोद जी ने जो बात कही कि जो फिलोसफर्स हैं, थिंकर्स हैं कम्युनिटी के, उनके बीच में डिस्कशन होना चाहिए। मुझे लगता है कहीं ना कहीं द फिलोसफर्स, द थिंकर्स और द वेल विशर्स ऑफ द कम्युनिटी वो कहीं ना कहीं फेल हुए हैं, मतलब। और वो जब फेल हुए हैं तभी और बाहर सरकारों ने या कानून ने या कोर्ट्स ने इंटरफेयर करने की आवश्यकता समझी। मुझे लगता है कि उन फिलोसफर्स ने, थिंकर्स ने 75 साल में दे हैवंट रिजन टू द ओकेजन। वो उन बातों को समझ नहीं पाए और अपनी जो समाज में कुरीतियां थी, कम्युनिटी में कुरीतियां थी, उनका सुधार नहीं कर पाए। और इसीलिए मुझे लगता है कि शायद कोर्ट की भी इंटरवेंशन। 3 तलाक बेस्ट एग्जांपल है। एग्जैक्टली, ट्रिपल तलाक। जी, विकास जी ने जो कहा बिल्कुल सही कहा। ये फेलियर तो है उन समाज के इंटेलेक्चुअल्स का या उन समाज के कर्ताओं का, निश्चित रूप से उनको फेलियर, ये मतलब फेल किया गया या फेल हुए,
वो एक अलग डिबेट बहस है, वो अलग डिबेट है। लेकिन हाँ। और उनके वेस्टेड इंटरेस्ट भी शामिल रहे होंगे जो है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है डिबेट, अब जमाना बदल रहा है। मैं आपकी बात जिस समाज में औरत जो है बिना पर्दे के बाहर नहीं निकल सकती थी, आज उस समाज में अंबर जैसी महिलाएं हैं जो न सिर्फ पर्दा उन्होंने किनारे कर दिया बल्कि कोर्ट में जाके इस बात के लिए तैयार, मतलब लड़ाई लड़ रही हैं। तो ऐसा नहीं है कि वो समाज एकदम पूरी तरह से तो ये आज नहीं हुआ। अंबर जैसी महिलाएं 70 साल में रही हैं, 70 सालों में रही हैं भाई। आज अंबर जैसी आज है, लेकिन अंबर जैसी के पूर्वज भी ऐसे रहे हैं ना। समाज में फर्क पड़ता है। मैं कहता हूँ कुछ चीजें देखिए, 2 तरह की दवाइयां होती हैं, एक सर्जरी होती है, एक होती है होम्योपैथी दवाई। समझे, ये वो चीज है जिसको धीरे धीरे इंजेक्ट करना चाहिए। ये बहुत जल्दबाजी में, हेस्ट में लाने वाला विषय नहीं है। नहीं आएगी, मैं आऊंगा आपके पास, प्रवीण के पास आ रहा हूँ। ये बहुत जल्दबाजी में, हेस्ट में लाने वाला विषय नहीं है। एक चीज आप दोनों की बात का मैं निचोड़ निकाल रहा हूँ, आपके सामने ही बोल रहा हूँ। क्या आपने जो कहा कि कम्युनिटी के बीच में बहस होनी चाहिए थी, आपने कहा कम्युनिटी लीडर्स खुद फेल हो गए हैं, क्या ये सरकार की तरफ से पहल होनी चाहिए थी? प्रवीण, सवाल आपसे है, क्या ये सरकार की तरफ से पहल होनी चाहिए थी कि आप कम्युनिटीज के बीच में इस बहस को शुरू कराएं कि एक जगह शिया समाज बैठ जाए, सुन्नी समाज बैठ जाए, और भी चाहे सिख हो, चाहे जैन हो, चाहे पारसी हो। फॉर एग्जाम्पल जैनिज्म में वो जो संथालक क्या बोलते हैं, वो परंपरा है, वो बड़ी, उसको लेके बहुत कंट्रोवर्सी होती है। साउथ में हमारा वो गाय वाली जो दौड़ होती है, भैंसों वाली, जलीकट्टू, उसको लेकर बड़ी बहस होती है और उस पर भी कानून बनाने की बात आई, अंत में चीजें पलटनी पड़ी, कोर्ट की चीजें पलटी गई। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि सरकार को बजाय इसके कि भाई लॉ कमीशन ने कहा कि अपनी राय हमको दे दें, उल्टा करना चाहिए था। या तो अपना दस्तावेज सामने रख देते कि ये ड्राफ्ट है, इस पर बहस करिए, या हम आपकी कम्युनिटी के लीडर्स बना रहे हैं, आप आपस में चर्चा करिए और अपना निष्कर्ष निकाल के हमारे पास आइए, फिर हम 3 महीने के बाद, 6 महीने के बाद इस पर देखते हैं। क्या ये तरीका हो सकता था? मैं आता हूँ उसके बाद। देखिए, एक तो बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जो हैं वो आ रहे हैं। शम्स साहिब ने बहुत ही बैलेंस तरीके से शुरुआत में ही बातचीत का आधार रख दिया था। आप जो कह रहे हैं वो तो है ही, ऐसा तो नहीं है कि, और मैं आपको बता भी दूं, मतलब जितना अभी खबरों को देखकर भी समझ में आ रहा है, जो मेरी एनालिसिस है, ऐसा नहीं है कि कानून कल बन जा रहा है। इस पर एक बहस शुरू हो गई और ये बहस कोई आज की तो है नहीं, लेकिन ये बहस गर्मा गई। तो इसकी टाइमिंग जो विनोद जी ने क्लियर बता भी दिया और हम सबको समझ में आता है कि बीजेपी के एजेंडे में 3 महत्वपूर्ण बिंदु थे, उनमें से ये तीसरा बाकी रह रहा था। हम आप कई बार खबरों के खिलाड़ी में बात कर चुके हैं कि अभी चुनाव के पहले कोई बड़ा जो है धमाका किया जाएगा। तो वो धमाका क्या ये है या इससे बड़ा कोई धमाका होगा, वो तो खैर देखने वाली बात है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी अगर किसी बात को बोलते हैं तो निश्चित तौर पर बहुत सोच समझकर, बहुत रणनीति के साथ में, आप देखिए धीरे धीरे करके इस पर अब विचार विमर्श शुरू हो गया। जहाँ तक आपने कहा कि कम्युनिटीज़ में बातचीत होनी, ये तो बात बीजेपी की तरफ से भी कही गई है, इससे तो कोई वो भी इनकार नहीं कर रहे हैं कि सबसे पहले सलाह मशविरा किया जाएगा, डिस्कशंस किए जाएंगे। जो एक बात आई कि फिलोसोफर्स, थिंकर्स, विकास जी ने कहा कि वो फेल रहे हैं, पहले भी प्रयास होते रहे हैं, इस वजह से सरकार को या नीति निर्धारक तत्वों को जो है इंटरवेंशन करना पड़ता है। ये बात भी सही है, एग्री करता हूँ। कुल मिलाकर जो विनोद जी ने एक बात कही वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। आप प्रवीण तिवारी से पूछेंगे कि यूसीसी होना चाहिए तो वो तुरंत बोलेगा हाँ होना चाहिए भाई, क्या प्रॉब्लम है इसमें, मुझे तो कोई असर पड़ता ही नहीं है इससे, क्योंकि मैं ऑलरेडी जो है उन सारे दायरों में आता हूँ। इसमें कोई बदलाव हो भी जाएगा तो मेरे जीवन पे कोई फर्क नहीं पड़ना है, मेरी मान्यताओं पर कोई फर्क नहीं पड़ना है। जिनकी मान्यताओं पर फर्क पड़ना है उनको फर्क पड़ता है और ये उन्हीं की तरफ इशारा है। अब आप इसको सिर्फ मुस्लिम समुदाय से जोड़ें, आप इसको आदिवासियों, भूपेश बघेल ने कल उठा दिया मुद्दा, अब कांग्रेस इसको ले जाएगी सीधे आदिवासियों की तरफ। वो कह रहे हैं, और छत्तीसगढ़ आदिवासी बहुल इलाका है, उन्होंने कह दिया यहाँ तो बहुत प्रभावित होंगे। नॉर्थ ईस्ट देखिए आप, नॉर्थ ईस्ट में तो जगह जगह आपको परंपराएं मिलेंगी, अलग अलग किस्म की परंपराएं मिलेंगी। अब उनको प्रोटेक्ट करने की बात, जो नेटिव्स की बात विकास जी ने शुरुआत में कह दी, उसमें एक विरोधाभास शुरू हो जाएगा। फिर क्या कुल मिलाकर ये यूसीसी जो है वो सिर्फ मुस्लिमों के लिए आएगा या फिर या ये किसी एक जगह पर टारगेट किया जा रहा है, इस तरह का सवाल उठेगा। ये है मंशा, ऐसा मैं नहीं कहूंगा, ये मंशा है ये मैं नहीं कहूंगा, लेकिन शम्स साहब पहले ही कह चुके हैं कि वो खुद भी इसके विरोध में नहीं है। वो कह चुके हैं कि बीजेपी का समर्थन उनकी पूरी कम्युनिटी करती रही है, पिताजी का उन्होंने जिक्र किया, उदाहरण रखा है। मैं हाथ कंगन को आरती किया, प्रवीण लगे हाथ, अब जिससे पूछा शब्द में आता, एक मार मैं आ रहा नहीं आपसे पूछता हूँ। जो बात प्रवीण ने कही ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है और इस मेरे ख्याल से ये बहस का बिल्कुल एक सटीक पॉइंट पे हम आ गए, कोर पे आ गए कि जिस कम्युनिटी में असर पड़ने वाला है उनसे पूछना चाहिए। मैं प्रवीण तिवारी हूँ या मैं सुमित अवस्थी, मुझे तो कुछ जान नहीं रहा, मेरा फर्क नहीं पड़ रहा, आप बना दीजिए समान नागरिक संहिता, मैं तो समर्थन में रहूंगा।
क्या अवधेश जी आप इस विषय को जानते हैं? आपको मैं कई बार इस आर्टिकल्स पढ़ता रहा हूं, लिखता रहा हूं। क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड में ऐसा भी कोई प्रावधान होगा कि हिंदुइज्म में जो कुरीतियां हैं या हिंदुइज्म की जो बुराइयां हैं वो हम छोड़ने को तैयार हो जाएंगे इस समान नागरिक संहिता में? देखिए, कानूनी रूप से अगर कानून कोई बनता है तो उसमें किसी कुरीति के लिए कोई स्थान नहीं होता है। कुरीतियों पर पहले भी इस देश में कानून बनाया। हालांकि विनोद जी ने विलियम बेंटिंक के समय कहा, वो अंग्रेजों का अपना एक एजेंडा था कि हम अपने अनुसार इस देश का सोशल सिस्टम बदलना चाहते हैं। इस देश के मुख्य धारा के लोग कभी उससे सहमत नहीं हुए। बहुत सारी चीजें अंग्रेजों ने कर दिया, उसको स्वीकार किया गया, लेकिन वो भारत के मुख्य राष्ट्रवादियों के एजेंडे में नहीं था। वो इसीलिए उसका विरोध भी हुआ था कि भैया विवेकानंद जी ने स्वयं खड़ा होकर कहा कि भाई ठीक है, विधवाओं की समस्या हमारे यहाँ है, लेकिन हमारे देश में 5, 10, 25, 50 हजार विधवाएं, चाहे 1 लाख भी हो, उसका हम निपटारा कर लेंगे। आपको जो मूल काम करनी है वो क्यों नहीं करते हैं? तो वो हमारे देश में ये जो भाई कि भाई हमारे देश का सामाजिक सुधार अंग्रेजों ने नाश भी तो उन्होंने ही किया है। मैं जो बात कर रहा हूं, देखिए ऐसा है, ऐसी कौन सी चीजें हैं हिंदू धर्म की जो समान नागरिक संहिता में हमको छोड़नी पड़ सकती है? प्रवीण तिवारी, सुमित अवस्थी, विनोद अग्निहोत्री में फर्क पड़ जाएगा, अवधेश कुमार को फर्क पड़ जाएगा? नहीं, जब हमारे लिए वो सारी चीजें एक कर दी गई है कि हमारा कानून के अनुसार हमारे यहाँ विवाह होगा, कानून के अनुसार तलाक होगा, प्रॉपर्टी के राइट्स हमारे यहाँ कानून के अनुसार है, जब ये रिफॉर्म हो गया है यहाँ हिंदू समाज में, तो उसमें क्या होना है? लेकिन हिंदू समाज में जो आदिवासी कम्युनिटी की परंपरा है, देखिए भारत जैसे देश में हम लोग ऐसा है कि उलझाने के लिए इतने सवाल उठा देते हैं। हमारे देश की समस्या ये हो गई है कि सेकुलरिज्म के नाम पर, सेकुलरिज्म की जो एक पता नहीं क्या कंसेप्ट हमारे देश में परवर्जन इतना आ गया है कि हर चीज में इसमें कहां सेकुलरिज्म है, कहीं मुसलमान। तो अब 179 रुपया 20 पैसा एक महिला को कोर्ट ने दिया। देश के सारे शिया सुन्नी मुसलमानों का वर्ग सड़कों पर उतर गया, सरकार को मजबूर कर दिया कि इस फैसले को वापस लो, जैसा हम चाहते हैं वैसा कानून बनाओ। और इस देश में जिन मुसलमानों ने उस फैसले का समर्थन किया, वो मुसलमान अपने मजहब के विरोधी हो गए, आज भी वो मुख्य धारा में नहीं है। क्या ऐसे समाज का समर्थन इस देश के कानून को, इस देश के बुद्धिजीवियों को करना चाहिए? अगर मेजॉरिटी कहती है कि नहीं हम पिछड़े रहना चाहते हैं तो आप छोड़ देंगे। मेजॉरिटी कहती है कि हम मजहब के नाम पर संविधान और कानून की मुख्य धारा में नहीं आएंगे, तो क्या आप उनको छोड़ देंगे? आदिवासियों के नाम पर आदिवासी तो खड़ा होकर नहीं विरोध कर रहे। सुनने नहीं, मैं पूरी बात कर रहा हूं। विधि आयोग ने 17 अक्टूबर 2016 को पहला किया कि भैया हम बनाने आप लोग दीजिए, सारे कम्युनिटी को इनवाइट किया गया। 19 मार्च 2018 को दिया, 27 मार्च 2018 को दीजिए। जो गए वहां डिस्कस हुआ, उनके पॉइंट्स नोट हुए। 77,708 उसमें आए थे। अभी 88 लाख के आसपास सुझाव तो परसों तक आ गए थे विधि आयोग के पास। सारी कम्युनिटी जा रही है। 2018 में विधि आयोग के चेयरमैन ने कहा कि भाई इस देश में अभी जरूरत नहीं है, उन्होंने फैमिली कानून अभी जरूरत नहीं। आधी बात है ना। उसके साथ साथ उन्होंने फैमिली लॉ में चेंज के भी उसमें उन्होंने अनुशंसा की थी, और वो सभी कम्युनिटी के लिए था। उनका यह मानना था कि यहां से बढ़ना चाहिए, ये नहीं था कि एकदम अभी नहीं का मतलब यह है कि अभी ये काम कर दीजिए। दूसरी बात जो मैं कह रहा हूं, देखिए इस देश की समस्या यह रही है, 15 अगस्त 1947 के बाद पहली बार इस देश के केवल प्रधानमंत्री तो छोड़िए, किसी नेता ने मुस्लिम समस्या को लेकर पहली बार इतनी मुखरता से अपनी बात देश के सामने रखी है, चाहे पासमानदा की समस्या हो और चाहे उसकी हो। और वो भाषण ऐसा था कि लोगों के रोंगटे खड़े हो रहे थे कि अरे ये भारत में ऐसे कैसे बोल रहा है। लोगों, समर्थकों और विरोधियों में रोमांच पैदा हो रहा था कि भारत में यह बात होगा। और मैं ये कह रहा हूं कि कॉमन सिविल कोड अपने आप में ऐसा नहीं है कि किसी कोर्ट में एक बटन लगा देना है। संपूर्ण भारत के एक निर्माण का वो एक पक्ष है कि हम कैसा भारत चाहते हैं। बात पे शम्स भाई आपका रिएक्शन अब लेना चाहूंगा। आप बोलना भी चाह रहे थे ये कि बड़ी इंटरेस्टिंग बात कही अवधेश भाई ने कि हिंदू में जितनी भी कुरीतियां थी उनके लिए रिफॉर्म्स बन गए, कानून बन गए। मुस्लिम समाज में ये नहीं हुआ। तो अगर वहां पर सिस्टम में रिलीजियस फॉलोइंग में अगर डिफॉर्मिटीज हैं, उसको दूर करने के लिए रिफॉर्म्स बन गए होते तो आज ये नौबत नहीं आती। देखिए, रिफॉर्म्स के लिए तो हमारे यहाँ न जाने कितने जो है वो चेंजेस आए और कितनी बार जो है वो तहरीकें चली हैं बहुत सी। हम आज की इस वक्त की जो प्रेजेंट समस्या है उसके बारे में जानते हैं कि हमें जोश से काम नहीं लेना है, होश से लेना है। अभी बात हो रही थी, डिबेट कर रहे थे, लेकिन मैं अपने डूबा हुआ था कि मैं एक शिया की हैसियत से, हमारी कम्युनिटी है, जब ये बात ये समझ के चल रहे हैं कि ये टारगेट मुस्लिम्स हैं,
ठीक है, और भी लोग आ रहे हैं, लेकिन सबसे पहला जो है सामने जो तस्वीर नजर आ रही है इसकी जो है मुस्लिम्स हैं, इसलिए कि मुस्लिम्स को टारगेट करोगे तो कंसोलिडेट होगा वोट और आगे इलेक्शन है। तो अब ये इलेक्शन, ये इनकार नहीं किया जा सकता। बोला और उन्होंने पीछे हाथ हिलाया, ये वही 80-20 की बात आ गई। ये आपके समर्थन कम्युनिटी है, ये लोग ये कह रहे हैं। आपका मतलब मैं भाजपा ही नहीं हूँ, नहीं मतलब बीजेपी की बात कर रहा हूँ। ये नहीं कह रहा हूँ, ऐसा है। पहली बात तो ये है कि मैं ऐसा इसको पॉलिटिकल इशू नहीं बनाना चाहता हूँ, तो लेकिन नहीं इसको नहीं ऐसा है कि पॉलिटिकल इशू, इसलिए पॉलिटिकल का मतलब इसको चुनाव के मुद्दे या मेरे लिए वो नहीं है, किसी के लिए है तो है, मेरे लिए वो इशू नहीं हो सकता है। शिया और सुन्नी कम्युनिटी पर यहाँ मैं डिबेट नहीं कर रहा हूँ, समझ। एक मिनट मेरी बात सुन लीजिए, मेरी बात काटिए नहीं, अभी नहीं काट थोड़ा, ले आए हैं माइक तो बोल रहा हूँ, इन्होंने माइक चलिए इनके बाद आप बोलिए, बिल्कुल ठीक है, बोलिए शाम, बोलिए। देखिए आपका पूरा हमारे साथ दिक्कत ये, मैं ये मान के चल रहा हूँ, जिस दिन से ये बात हुई थी मैं ये समझ रहा था कि इसके पीछे जो है वो क्या नाम है मुस्लिम कम्युनिटी है, लेकिन हमारी एक बड़ी कम्युनिटी है मुसलमानों में। हम जो है दूसरे मुसलमानों को कैसे समझाएं कि ये जो है वो तुम्हारे हक में है या नहीं है, क्या इसके अंदर है, तुम क्यों रिवोल्ट कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। हमें जो मौका मिलना चाहिए, ये हीलिंग टच इस वक्त ऐसा है कि सब जख्मी हैं, हर आदमी इस वक्त जो है वो देश का जख्मी है किसी न किसी तरीके से, चाहे वो महंगाई का मुद्दा हो, चाहे वो कम्युनिटी बेस का हो, चाहे वो क्या कम्युनल हेट्रेट का मसला हो, सब के सब जख्मी हैं। लेकिन इलेक्शन में सब जाएंगे, कोई ना कोई एक तरफ होगा। हम जो है चूंकि बेसिकली जो है वो बहुत ही जो है वो अच्छा रुझान रखते हैं बीजेपी की तरफ एज ए शिया कम्युनिटी। क्यों रखते हैं? इसलिए रखते हैं कि जब सुन्नी शिया का मामला हुआ और मुहर्रम और आज़ादारी का मसला हुआ तो बीजेपी जो है सबसे पहले फ्रंट पे खड़ी हो गई, और उसने, चाहे वो राजनाथ सिंह हो, चाहे उसमें जो है वाजपेयी हो, चाहे उसके अंदर और कोई दूसरा हो, वो हमारे साथ साथ रहा। चाहे बनारस का मसला हो, बनारस में जो है दोषीपुरे का मसला था, उसमें हमेशा जो है वो शिया कम्युनिटी साथ में रही, और जो बड़ी कम्युनिटी थी वो हमारे साथ नहीं रही, बीजेपी हमारे साथ रही। तो हम दिल से उस वक्त भी हैं, चाहे मेरा नुकसान तो हो, फिर चाहे आपको मेरा बीजेपी फायदा की हो। मंशा पे शक क्यों हो रहा है? नहीं, मैं अब हम लोग जो हैं वो इस वक्त चाहते हैं कि जो बीजेपी का जितना भी नुकसान होने जा रहा है या हो सकता है, उसको बचाने के लिए हम क्या करें। तो हमें उस कम्युनिटी को समझाने में दिक्कत हो रही है, इसलिए कि आपका टाइम सही नहीं है। बोलिए। देखिए बहुत सारी मैं अंबर की तरह मैंने काफी सब लोगों की बात मैं सुन रही हूँ, और जो निकलकर निचोड़ आ रहा है वो यही आ रहा है कि जैसे कि किसी के धार्मिक पद्धति पर या कुछ बहुत सारे रीति रिवाजों पर बदलाव आ जाएगा, जिसमें आर्टिकल 19 और 29 की बात बार बार निकल कर आती है। वैसे जी ने भी ये बात कही कि प्रधानमंत्री मोदी को शायद आर्टिकल 29 समझ में नहीं आता है, जो हमारी देश की विविधताएं हैं या फिर माइनॉरिटीज के इंटरेस्ट की बात करते हैं या रीति रिवाजों की, तो वो तो एज इट इज रहने वाला है। कोई हिंदू है, मुसलमान है, किस रीति रिवाज से शादी करता है, या हमारे जो कस्टम ट्रेडिशंस होते हैं वो तो एज इट इज रहने वाली है, वो प्रोटेक्टेड रहेगा सब के लिए। लेकिन यहाँ पर बात सिविल राइट्स की बात आ रही है। मुझे लगता है कि यहाँ पर बहुत वरिष्ठ है, मैं सबसे उम्र में, एक्सपीरियंस में सबसे छोटी हूँ, मेरी समझ भी उतनी नहीं है, लेकिन इतना कंफ्यूजिंग नहीं है जिस तरह से लोगों के अंदर भ्रम पहुंचाया जा रहा है कि अगर ऐसा होगा तो ये नुकसान हो जाएगा, तो बहुत सारे लोग जख्मी हो जाएंगे। इसकी वजह से जब आप यूनिफॉर्म शब्द का इस्तेमाल करते हैं ना, तो वो हिंदुस्तान की 140 करोड़ की आबादी पर लागू होने वाली चीज है। जी, वो ये नहीं हो सकता कि मिजोरम अलग छूट जाए, नागालैंड अलग छूट जाए, जैन छूट जाए, जलीकुट्टी छूट जाए, संथाला छूट जाए। तो मेरा कहना है कि आप सबको कैसे, सीआरपीसी में भी एक्सेप्शन मिलता है। हाँ। बात अगर मुसलमानों की जाती है तो मुसलमान प्रिंसिपल माइनॉरिटी, हम कोई माइनॉरिटी नहीं है। मुझे तो लगता है कि हमें हमारे ऊपर से टाइटल भी हट जाना चाहिए। हम कहां से 20-25 करोड़ लोग माइनॉरिटी नहीं हो सकते। स्पेशल ट्रीटमेंट जो माइनॉरिटीज के नाम पर लेते आते हैं, प्रिंसिपल माइनॉरिटीज, सो कॉल्ड माइनॉरिटीज, उनको इस जो विक्टिम वाली जो मानसिकता, इससे बाहर निकलना होगा। और आप पर्सनल लॉज और विविधताओं के नाम पर सिर्फ मुसलमान और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की मीटिंग हुई, क्योंकि ये सारी चीजें मेरे दिल से बहुत नजदीक है। मैं समझ रहा हूँ, आपका पैशन दिख रहा है। नहीं, यहाँ पर बैठे हुए कोई भी इंसान ने महिलाओं के बारे में बात नहीं की, सब विविधताओं की, रीति रिवाजों की, अपने धर्म की बात करे। किसी ने ये बात नहीं की कि 76 साल हम अगले महीने पूरे कर जाएंगे, जो अगस्त में। आज तक करोड़ों मुसलमान महिलाओं के साथ पर्सनल लॉ के नाम पर अनदेखी होती है। एक महिला को 3 बार तलाक देकर निकाल दिया जाता है, ना उसकी शादी में फाइनेंशियल सिक्योरिटी, ना उसके माँ बाप उसको उसकी जायदाद में हिस्सा देते हैं। बच्चे लेकर पेट में, गोद में महिलाएं दर भटकती हैं। पर मेहर मिलता तो है, नहीं मिलता, निकाह में मेहर की बात होती है, क्योंकि पर्सनल लॉज, निकाह के मामले में तो मुस्लिम के मेहर का सिस्टम तो हिंदू में भी नहीं है। बोगस आर्ग्यूमेंट से
हिंदू लॉज की बात करें या फिर किसी और धर्म की बात करें, सारे लॉज कोडिफाइड है, लेकिन शरिया कोडिफाइड नहीं है। उसकी वजह से तो आप शरिया को कोडिफाई करने की बात कर रही हैं? मुझे तो लगता है क्यों करें, फिर तो चोरी करने पर हाथ कटेगा। एग्जैक्टली, वहां मर्डर होने पर खून होगा। नहीं आता जो इतने सालों से, मैं वही बोल रही हूँ, जब सीआरपीसी सब पे लागू होती है तो कोई मुसलमान नहीं कहता कि भाई मेरे हाथ काटो, मेरा इस्लाम खतरे में आ रहा है। एक महिला को 3 बार तलाक देकर घर से बाहर निकाला जाता है, तब इस्लाम खतरे में आ जाता है। अगर भारत के संविधान के हिसाब से मुझे समान अधिकार मिल जाएंगे तो पूरे देश में खतरा आ जाएगा, ब्रह्मांड उल्टा पुल्टा हो जाएगा। ये मानसिकता है, ये मानसिकता बदलनी पड़ेगी। हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि हम समान, जो सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक तभी होंगे। मैं उसी दिन बोलूंगी भारत को जिस दिन मुझे समान आप ही से सवाल, आप ही के समाज का सवाल और आप ही से अंबर, उसके बाद में बाकी के पास आऊंगा। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड क्यों नहीं बोलता है बात कि हमको माइनॉरिटी स्टेटस नहीं चाहिए, हम इस देश की समान नागरिक संहिता के साथ हैं? इतनी बड़ी बैठक की अभी 2 दिन पहले, और उसके बाद क्या हम अपनी बात कहेंगे, हम अपने तरीके से कहेंगे? अभी वक्त नहीं आएगा। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड क्या सबसे मुसलमानों की सबसे बड़ी कम्युनिटी नहीं है, रिप्रेजेंट नहीं करती है? बिल्कुल नहीं। वो एक दुकान चला रहे हैं, कुछ चंदा लोगों की, 100-150 लोगों की एक दुकान है जहां से वो करोड़ों का अरबों का फंड हासिल करते हैं मुसलमानों के नाम पर, और अपनी दुकान चलाते हैं। और राजशाही और सत्ता में उनको सब कुछ मलाई मिलती है, और वो रिप्रेजेंटेशन करते हैं मुसलमानों की, हमारे जैसे लोगों की, जिनका कोई सुनवाई नहीं होती। उनको आप चिट्ठियों पे चिट्ठियां लिख दीजिए, कोई जवाब नहीं देंगे। कोर्ट में वो आपकी याचिकाओं के विरोध में वो ये कहेंगे कि आप बीजेपी की भाषा बोल रही हो, क्योंकि आप बीजेपी की समर्थक है। मैं बीजेपी की यही कहेंगे वो। मैं एक इंडिविजुअल हूं, मैं वर्षों से काम कर रही हूं, 12 साल की उम्र से काम कर रही हूँ। अगर आपको लगता है बीजेपी मेरी बात सुनती है तो मैं उसका समर्थन करूंगी। अगर कांग्रेस मेरी बात का कांग्रेस का समर्थन करती हूँ। जो भी सरकार, जो भी पार्टी मेरी बात का, मेरे अधिकारों को सुनिश्चित करता है, मैं उसका समर्थन करती हूँ। ये बात को आप बोलिए। आप देखिए अवधेश भाई, मैं आ रहा हूँ देखिए मैं आ रहा हूँ अवधेश भाई, आ रहा हूँ। दूसरे की बात डिस्टर्ब होती ना, मैं आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ, आपके पास आ रहा हूँ। इनका दर्द जो है वो मैं समझ रहा हूँ, हाँ। वाकई में सच्चा दर्द है, और ऐसा होना भी चाहिए एक औरत को जब उसकी ऐसी स्थिति सामने आ जाए। लेकिन अगर जो है वो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ईमानदारी से काम करता तो उसके अंदर फ्रैक्शन न होता। उसने शिया पर्सनल लॉ बोर्ड अलग हो गया इसलिए कि वो 3 तलाक को नहीं मानता, और वो जो है वो औरत के साथ किसी भी जो इनजस्टिस को बर्दाश्त नहीं करता। हमारे यहाँ जब कभी इसको बात होती है तो सीधे जो पूरी कम्युनिटी हिल जाती है और वो उस औरत के सपोर्ट में आ जाती है जिसके साथ। तो आप ये कह रहे हैं मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड केवल सुन्नियों का बोर्ड बन के रह गया? सुन्नियों का, हाँ, इसीलिए कर जी। मुझे सुनना उसके नाम बदल लेना चाहिए। रात को मेरी जो है यासूब अब्बास साहब से बात हुई, मैंने कहा कि इस सिलसिले में आपकी क्या राय है? कहने लगे कि मैं आपको जो है वो डिटेल में बताऊंगा, इस वक्त मैं किसी मीटिंग में हूँ। मेरी उसमें बात नहीं हुई और इत्तेफाक से आपका फोन आ गया कि मुझे यहाँ अटेंड करना, ये एक इत्तेफाक है। लेकिन ये कि मैं ये जानता हूं कि हमारे यहाँ जो आधी कम्युनिटी है वो इस बात की सख्त मुखालिफ और बहुत डिबेट कर चुकी है। इंटरेस्टिंग बात आप दोनों ने की है। मैं मुखालिफत इसलिए क्योंकि भ्रम फैलाया जाता है। लोग ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के बैठकर टीवी पे बैठे, अरे भाई अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड आ जाएगा तो मुस्लिम महिला को भी 7 फेरे लेने पड़ेंगे। विनोद जी, ये जो आपस में मुस्लिम कम्युनिटी में डिवाइड दिखाई दे रहा है, शिया कुछ बोल रहे हैं, सुन्नी कुछ बोल रहे हैं, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को जो माना जाता है कि सबसे बड़ी रिप्रेजेंटेटिव बॉडी है, वो भी उसको ही समर्थन हासिल नहीं है अपनी कम्युनिटी के लोगों का। जो बात अंबर ने कही, जो बात शम्स साहब ने की, मैं आपसे जानना चाहता हूं क्या इसको भी क्लैरिफाई करने की जरूरत है? क्या इस कम्युनिटी के बीच में भी आपस में अपने लीडर्स तय करने की जरूरत है कि यही आदमी बोलेगा या ये चर्चा करे? कैसे होगा ये? उसका देखिए, पहले तो मैं एक बात क्लैरिफाई कर दूं। अवधेश जी ने जैसे कहा है, विलियम बेंटिंग को मैंने एग्जांपल ये नहीं दिया था, अंग्रेजों ने कोई बहुत उनकी मंशा थी सुधार की, वो तो अपने हुकूमत कायम रखना चाहते थे। लेकिन जो लोग इसमें थे, राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती, रामकृष्ण मिशन और ब्रह्म समाज के लोग, उनकी मंशा देश में सुधार करने की थी। उन्होंने समाज को तैयार किया, ये मैं कह रहा था। विलियम बेंटिंग ने तो जब समाज तैयार हो गया तो वो कर रही था, उनकी कोई मंशा नहीं थी, ये स्पष्ट करना। दूसरी बात जो आपने कहा, देखिए कम्युनिटी का होलसेल रिप्रेजेंटेटिव कहीं कोई नहीं होता। क्या भारतीय जनता पार्टी हिंदुओं की अकेली रिप्रेजेंटेटिव है? क्या विश्व हिंदू परिषद अकेली हिंदुओं की रिप्रेजेंटेटिव है? नहीं है ना। कहने के लिए वो भले अपने को कहें, लेकिन नहीं है। ऐसे ही ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो है वो मुसलमानों का होलसेल प्रतिनिधि नहीं हो सकता। किसी भी समाज का कोई भी, क्या श्रोमणी अकाली दल सारे सिखों का प्रतिनिधि है? नहीं है। तो ये समाज इतना बड़ा होता है कि कोई एक संस्था या एक व्यक्ति या एक वो नहीं होता है। उस समय कभी कभी ऐसा बना देता है किसी व्यक्ति को कि वो अपने को पोस्ट कर देता है। जैसे 1947 में जिन्ना साहब हो गए थे होलसेल रिप्रेजेंटेटिव, हालांकि थे नहीं तब भी, लेकिन हो गए थे। तो मैं कह रहा हूं कि, और इसीलिए हिंदुस्तान में इतनी बड़ी तादाद मुसलमान रहे, जिन्ना के साथ नहीं गए। अगर होते तो सब चले जाते। लेकिन
जहां तक ये बात है, मैं बिल्कुल अमर जी की बात से सहमत हूं कि निश्चित रूप से इस्लाम का जो सिस्टम है, ओरिजिनल इस्लाम की बात कर रहा हूं, जो पैगंबर साहब ने कहा, जितना मुझे मालूम है, वो औरत को हक देता है, 100% देता है। अल्लाह का इस्लाम जो है वो हक देता है, फिर मुल्ला का इस्लाम औरत के हक छीनता है। ये एक समस्या है मुस्लिम समाज की, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि मुस्लिम इंटेलेक्चुअल्स को, मुस्लिम महिलाओं को, उसमें शिया सुन्नी सब हो। ऐसा ना हो जैसे ये शम साहब हैं या अंबर जी हैं, शायद अंबर जी भी शिया ही होंगी मुझे लगता है, मुझे पता नहीं कि क्योंकि जैदी सरनेम ज्यादातर शियास का होता है। तो अब क्योंकि दोनों यहाँ पर शियास हैं मान लीजिए, तो ये मैसेज जाएगा सब शिया है। अब यहाँ कोई सुन्नी है नहीं, वो हमारा एक थोड़ी सी पैनल की भी एक दिक्कत है, जो होना चाहिए था, एन मौके पे कैंसिल हो गया, इसीलिए एन मौके पे कैंसिल हो गया सर, उनको बुलाया गया। लेकिन मैं उसको शिया सुन्नी के नजरिए से नहीं देख रहा हूँ, मैं एक महिला के नजरिए से देख रहा हूँ कि महिला चाहे शिया हो, सुन्नी हो, हिंदू हो, मुसलमान हो। मैं तो डॉक्टर लोहिया का अनुयायी हूँ, जिन्होंने कहा कि इस देश में सबसे ज्यादा वंचित, पीड़ित, दलित महिला है, चाहे वो ब्राह्मण की हो और चाहे दलित की हो, हिंदू की हो, मुसलमान की हो, और ये बिल्कुल सही है। तो उस हिसाब से जो शरिया कानून है जिसको मुस्लिम फॉलो करते हैं, उसमें ओरिजिनली महिलाओं की क्या स्थिति है, इसको देखना चाहिए। अगर उसमें महिलाओं के हक हकूक दिए गए हैं तो वो लागू होने चाहिए। इस्लाम में जैसे कॉन्ट्रैक्ट है शादी, बिल्कुल कॉन्ट्रैक्ट, हिंदुओं में संस्कार है, हिंदुओं में तो 7 जन्म का चक्कर है ना, कि 7 जन्म तक हम साथ रहेंगे। यहाँ 1 जन्म में भी आप अलग हो सकते हैं। अपने तो तलाक नाम का शब्द भी नहीं है, तलाक हमारे यहाँ है ही नहीं, हमारे यहाँ तलाक का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। हाँ होता है, नहीं फिर भी हुआ, और नहीं कानून में से हुआ तो, लेकिन हमारे यहाँ परित्याग था, तलाक नहीं था, परित्याग था। सीता का परित्याग राम ने किया था ना, लेकिन दूसरी शादी नहीं कर सकती, कॉन्सेप्ट नहीं था। तो ये या और भी इस तरह के उदाहरण मिलते हैं, वो परित्याग अलग उसका एक संदर्भ है। लेकिन एक बड़ी बात है, हिंदुओं में कहीं भी ये चीजें कोडिफाइड नहीं थी, ये प्रथा और रिवाज के रूप में चल रही थी, सती प्रथा थी, कानून नहीं, मतलब कोई कोडिफाइड नहीं था। हमारे अलग अलग उदाहरण मिलते हैं। दशरथ की मृत्यु के बाद राम की माता, भरत की माता और शत्रुघ्न लक्ष्मण की माता सती नहीं हुई, लेकिन पांडव की मृत्यु के बाद कुंती सती नहीं हुई, माद्री सती होती है। तो वो एक परंपरा रीति रिवाज के रूप में था, इसलिए खत्म। यहाँ तो शरिया को कानून बना दिया गया है, वो बाकायदा कोडिफाइड रिलीजन में है कि ये होना पड़ेगा। तो जैसे ही जब शरिया से अलग जाने की बात होती है, तो एक सामान्य मुस्लिम मन जो है उसको डर लगता है कि मैं इस्लाम के खिलाफ जा रहा हूँ, गुनाह तो नहीं कर रहा हूँ। हर आदमी के अंदर ये समझ नहीं होती जैसे अंबर जी के अंदर है। तो ये समझ पैदा करने की जरूरत है कि अगर हक हुकूक की लड़ाई आप लड़ेंगी तो आप इस्लाम के खिलाफ नहीं जा रही हैं। मैं अंबर जी की बात कर रहा हूँ। ये समझ इस समाज में अभी पैदा नहीं हुई पाई है, इसीलिए आज अंबर जैसी महिलाएं आपको गिनती में मिलती हैं, जो ज्यादा बड़ी संख्या में होनी चाहिए। ये एक समस्या इस समाज की है। प्रवीण को डिबेट में लेकर आना। प्रवीण, आपने काफी अध्ययन भी किया है, इसलिए आपसे पूछना चाह रहा हूँ। अवधेश भाई मैं आता हूँ, बुरा नहीं मानिएगा, आपके पास समय होगा। ये समझाइए आप इस देश को या तमाम दर्शकों को कि क्या वाकई में सीरियस बहस हो रही है, क्योंकि लॉ कमीशन के द्वारा ये कहना कि आप अपना रिप्रेजेंटेशन हमको 1 महीने के भीतर दीजिए, फिर इस पे चर्चा करेंगे, तो आपको क्या लगता है कि वो सीरियस है? क्योंकि ऐसी कोशिशें 3 बार पहले भी हुई हैं, जैसे कि अभी अवधेश जी ने कोट किया, या ये एक सियासी मकसद के लिए किया जा रहा है? बहुत ही सीरियस डिबेट है, और जैसा अंबर जी ने कहा, मैं उनकी बात को लाना चाहूँगा। अब बहस 2 तरीके से हो सकती है कि क्या हम महिला पुरुषों के अधिकारों पर बहस कर रहे हैं, या फिर हम, और महिलाओं की जब बात होती है तो महिलाओं के साथ अत्याचार हर कम्युनिटी में होता है और उसको लेकर विरोध भी होते रहे। तो ये एक कम्युनिटी नहीं है जिसमें महिलाएं जो है दबी, और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये तो हिंदुओं के और मुसलमानों के सबके लिए लागू किया गया है। तो इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि महिलाओं को लेकर बहस अलग है। अंबर जी का दर्द बिल्कुल सही है और हम सब उसमें साथ में भी हैं, और वो इस तारीफ़ के काबिल भी हैं कि वो ये साहस दिखा रही हैं कि उनके जैसी कुछ महिलाएं जो हैं इन मुद्दों को उठा रही हैं। लेकिन यहाँ पर मुद्दा सिर्फ महिलाओं तक सीमित नहीं है। हम पहले ही शुरुआत में कह चुके हैं, जैसा उन्होंने कहा कि ये हम बात कर रहे हैं परंपराओं के बारे में, हम बात कर रहे हैं आदिवासियों के बारे में, इनको नज़रअंदाज नहीं कर सकते। ये बहुत बड़ा फ्रैक्शन है जो जिस जगह पर आप लाना चाह रहे हैं कि सबको बुलाइए। अब किन को बुलाइए? अभी तो यहाँ बैठकर आपने कहा सीरियस डिबेट, बिल्कुल बहुत सीरियस है। आप देखिएगा कि पैनल में 4 लोग ऐसे हैं, 5 लोग आपको मिला के ऐसे हैं जो शिया सुन्नी समझने में ही अभी कंफ्यूज हो जाएंगे कि क्या है मामला भैया।
और हमेशा होता है कन्फ्यूजन, लेकिन दो लोग ऐसे हैं जो समझते हैं और जानते हैं, उसकी बारीकियों को समझते हैं। अब ये बारीकियों को समझने वाले, इनका प्रतिनिधित्व कितना होता है, इनके विरोध कितने हैं, इनमें समानताएं कितनी हैं, असमानताएं कितनी हैं, पहले तो यहां देखना पड़ेगा। फिर इसके बाद में आप नजरअंदाज नहीं कर सकते कि आप यूसीसी जब कहते हैं तो आप जब साफ कह चुके हैं कि ये हिंदू मुस्लिम का मामला है ही नहीं। विकास जी पहले ही कानून की भाषा में समझा चुके हैं, और थोड़ा सा इस पर रोशनी डालेंगे कि शरीयत जो है वो कई जगह पर कानून के तौर पर भी है। कई देश हैं जहां पर शरीयत जो है वो कानून के तौर पर और सब पर है, माइनॉरिटी पर भी लागू है। हम और विनोद जी बात कर रहे थे, हमने पाकिस्तान, बांग्लादेश, तुर्की की बात की। यहाँ पर तो यहाँ पर यूसीसी लागू है, ऑलरेडी चलता है, लेकिन वहां पर यूसीसी इसलिए आसान है क्योंकि वहां तो यूसीसी मतलब शरीयत लागू है वहां पे, और वहां पर माइनॉरिटी जो है वो भी उसको फॉलो करते हैं। अब ये एक फिर बहस शुरू हो जाती है कि क्या यहां पर भी माइनॉरिटी को यूसीसी को फॉलो करना चाहिए। तो यहां पर क्योंकि भारत की खूबसूरती है, जिसको शम साहब ने शुरुआत में गुलदस्ता कहा था, विनोद जी ने उस बात को आगे बढ़ाया, इस गुलदस्ते को कायम रखते हैं। तो आज जो है अमेरिका में वाहवाही हो रही है लोकतंत्र पर। अमेरिका जब फटकार लगाता है, कोई प्रश्न चिन्ह खड़े करता है, तो कहते हैं कि दिल्ली में जाकर देखिए लोकतंत्र की खूबसूरती क्या है। वो किसी एक पार्टी की खूबसूरती नहीं है, वो किसी एक राजनीतिक दल की विचारधारा नहीं है, वो इस देश की खूबसूरती है। और वो किसी एक पार्टी, एक सरकार के आने के बाद शुरू नहीं हुई, ये शुरुआत से, जब से देश बना है और जब तक देश रहेगा तब तक इसकी विविधता में एकता वाली जो परिपाटी है वही इसकी खूबसूरती बनी रहेगी। एक लाइन का काउंटर आपसे, और छोटा ही जवाब दीजिएगा, और लोगों से लेना है। क्या ये विविधता में एकता की जो आप बात कर रहे हैं, ये यूसीसी लागू होने के बाद भी विविधता में एकता कायम रहेगी? क्यों नहीं रहेगी? 3 तलाक कोई नया मुद्दा तो है नहीं, 3 तलाक हम पहले भी देख चुके हैं। बस राजनीति की बात इसलिए आ गई क्योंकि टाइमिंग ऐसी देखी गई। चुनाव के एन पहले अगर प्रधानमंत्री अपने भाषण में ये बात बोलते हैं, उसके बाद में एकदम राजनीतिक विचार विमर्श शुरू हो जाता है, डिबेट शुरू हो जाती है, मुद्दा फिर से गर्मा जाता है। कोई नया मुद्दा तो है नहीं यूसीसी का, पहले भी बात होती रही है। लेकिन हाँ, ये है बात कि बीजेपी के एजेंडे में है। 370 राम मंदिर के बाद में यूसीसी सबसे बड़ा पॉइंट था, तो उसके ऊपर जो बहस शुरू हुई उसकी टाइमिंग को लेकर बात हो सकती है। इसके इंपॉर्टेंस को लेकर तो एक गहन गंभीर चिंतन की आवश्यकता है, और सबको एक लाइन जी बोलिए। हाँ बोलिए, आप बोलिए ना। देखिए, समाज जो है कई बार अपने दायरे से कैसे नहीं निकल पाता, कई दिक्कतें होती है। सती प्रथा कब गैर कानूनी घोषित कर दी गई थी, लेकिन आप देखिए द्यूराला के समय, जब द्यूराला में सती हुई, उस पर पूरे देश में विरोध हुआ, तो बहुत सारे लोग खड़े हो गए उसके समर्थन में, हिंदू समाज से, और बताने लगे वो तो देवी है और वो तो ये है, और शास्त्रों को उदाहरण देने लगे, जबकि जमाने से गैर कानूनी है और खत्म हो चुकी थी। लेकिन समाज की जो मान्यताएं हैं उनको दूर करने में बहुत समय लगता है, क्योंकि सदियों से चली आ रही मान्यताएं 1 साल में, 2 साल में, 10 साल में दूर नहीं होती है, उनमें पीढ़ियां जी के हिसाब से परिवर्तन आता है। अवधेश जी, अखबारों ने संपादकीय लिखी उसके पक्ष में। नहीं बिल्कुल बिल्कुल। बड़े मैं हम लोगों ने यूनिफॉर्म सेमिनार हुए, यूनिफॉर्म सिविल कोड, जो बात अभी प्रवीण ने की, बहुत समझदारी भरा वक्तव्य था इनका। मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि अगर ये एक्सरसाइज जो लॉ कमीशन ने अभी शुरू की है, अगर ये पॉलिटिकल मोटिव के साथ की जा रही है, तो अवधेश कुमार जैसे लोग जो लगातार इस मुद्दे पर, जिनके दिल के करीब रहा, जो लिखते रहे, बोलते रहे, जरूरत बताते रहे, क्या उनका मन खिन्न होगा कि ये केवल वोटों के मद्देनजर किया जा रहा है, चुनाव के मद्देनजर किया जा रहा है? देखिए, पहली बात तो मैं विनोद जी पर एक आध, हालांकि विनोद जी बहुत पढ़ लिख के सोच समझ के ही बोलते हैं, मुझे उसमें कभी कोई संदेह नहीं रहा है, और बहुत मुद्दों पर हमारी सहमति रही है। कुछ मुद्दे होते हैं थोड़ा बहुत, सती प्रथा जैसा भारत में कुछ था नहीं, प्रथा, उसको गलत शब्द दे दिया गया अंग्रेजों ने। 2-4 सती होती थे, नहीं तो हमारे देश में विधवाएं होती नहीं। ये भारत के हिंदू समाज को बदनाम करने के लिए कि ये समाज असभ्य है, गवार है, अंधविश्वासी है, वो कुरीति, हम तो यहाँ देश को सभ्य बनाने आए हैं। तो वो जो उनको, उनके हिसाब से भारत था इसलिए किए। सती के बारे में तो आ गया था कि कई बार संपत्ति लेने के लिए उसके नाम पर महिलाओं को जो है जला के मार दिया जाता था, तो उसको कानूनी एक रूप देना कि आगे कुछ नहीं कर सके, इतना ही था। प्रथा जैसी कोई बात नहीं थी, अंग्रेजों के दिए हुए शब्द थे। तो भारत के बारे में बहुत सारी ऐसी अवधारणाएं रही हैं जिन्होंने बाद में आंख खोली हमारी, और उस समय भी लोगों ने उसके बारे में चेताया था। मैं ये कह रहा हूं कि देखिए, पॉलिटिकल पार्टी अगर कोई है, पॉलिटिकल मोटिव से देश के हित में कोई काम करती है, तो उसका हम सपोर्ट करेंगे, कोई भी पार्टी हो। जैसे पिछले दिनों मनमोहन सिंह ने जब जॉर्ज बुश के साथ
जब परमाणु संधि किया, इस देश की पार्टियां विरोध थी, हम लोग उस परमाणु संधि के साथ करे थे। 400 पेज की मेरी पुस्तक है। मैंने उस समय सोनिया गांधी को कहा कि विपक्षी पार्टियों को नकार करके इस मुद्दे पर लोकसभा चुनाव में जाइए, क्योंकि यह देश के हित में है, हम लोग इसके साथ करें हैं। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि जब डेमोक्रेसी है, पॉलिटिक्स तो आपको लगता है कि यूसीसी पर मॉनसून सत्र में या विंटर सत्र में सरकार बिल ला सकती है? ऐसा है कि वो उस पर जरा बाद में, इसको इतना सरलीकरण नहीं करिए। नरेंद्र मोदी ने जो पूरा 1 घंटे 50 मिनट का भाषण दिया है, उसको खंड खंड अगर आप देखते हैं तो उसको आप देखिए, पॉलिटिकल वर्कर का कैसा कर्तव्य है कि आप बूथ तक है तो वहां मत रहिए। जल्दी खत्म करूंगा। आपको सामाजिक सुधार के लिए, लोगों के विकास के लिए, सुख दुख में शामिल होइए, जाइए, समाज के साथ एकाकार होइए। जो पॉलिटिकल प्रशिक्षण हमारे देश में खत्म हो गया था, उसके आगे आते हुए कास्ट की पॉलिटिक्स पर वो बात कर रहे हैं, उसके आगे आते हुए विकास पर बात हो रही है, सब चीजों पर बढ़ते हुए फिर पसमानदा पर बात हो रही है, पेरियोसिसी पर बात हो रही है। तो उसको एक पूरे में देखना पड़ेगा, पूरी इंटीग्रिटी में, कि अगर पॉलिटिक्स है तो एक कैसी पॉलिटिक्स है। उसमें बात करते हैं पसमानदाओं की क्या स्थिति। अब मान लें हिंदू से कोई मुसलमान बन गया तो वहां तो जात नहीं होना चाहिए। अगर आगे वहां भी जात है तो इसको भी सोशल रिफॉर्म की जरूरत है कि नहीं है। अब हम कहें कि वो कम्युनिटी बात नहीं, तो हम भी हिंदू होने के नाते उस कम्युनिटी में जा सकते हैं, उनके साथ बैठ के कह सकते हैं खत्म होनी चाहिए। जहां तक इन्फॉर्म सिविल कोड की बात है, देखिए मेरा अपना मानना यह है कि नरेंद्र मोदी सरकार की आप बाकी आलोचना करिए, अपने मुद्दों पर घोषणा के बाद पीछे हटने का रिकॉर्ड नहीं रहा है। 2 मुद्दों पर, एक कृषि कानून पर हटे और एक बार लैंड रिफॉर्म पर, अपने मुद्दों पर कभी नहीं हटे हैं। इसलिए ये मान के चलिए, क्योंकि 370 भी आया था तो हुआ था कि पारित नहीं होगा। उसी राज्यसभा में इसी देश की पार्टियों ने उसको सपोर्ट कर किया जिनके बारे में उम्मीद नहीं थी। उसी प्रकार से 3 तलाक भी जब आया था, जो आज तर्क दिए जा रहे हैं, लगभग यही तर्क जिस आप मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की बात कर रहे थे, अंबर ने एक बात बोला, उस पर ध्यान नहीं गया। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दिया कि मुसलमानों के, महिलाओं के पास इतनी अकल नहीं होती है कि वो विवेक से बात कर सकें। जहां तक मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है, मैं आपसे पूछ रहा हूं, जिस दिन पर्सनल लॉ खत्म हो जाएगा, वो पर्सनल बोर्ड की आवश्यकता रहेगी। मैं आपसे पूछ रहा हूं, तो उनके लिए तो एग्जिस्टेंस का क्वेश्चन है। नहीं, इसीलिए एग्जिस्टेंस का क्वेश्चन है कि वो संविधान विरोधी बता रहे हैं। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, मेरा अपना मानना है कि हमारे आपके विनोद जी जैसे लोगों के, मुसलमानों में जो लोग इस आवाज को उठा रहे हैं, जो अपने समाज में सही रिफॉर्म, मजहबी की बात नहीं कर रहा हूं, जो इन्होंने कहा अल्लाह का मुसलमान, उसको सुरक्षित रखते हुए जो मुल्ला को मुसलमान को अब मेरे सवाल का जवाब दीजिए ना। तो अब मैं बता, क्या कानून आएगा मॉनसून में, विंटर में, 24 के चुनाव के पहले? 100% आएगा, कानून पारित होगा। अगर उसका विरोध होगा तो आगे के चुनाव का, अगले सरकार के लिए ये सबसे बड़ा एजेंडा होगा। लेकिन मेरी उम्मीद है, जैसे आम आदमी पार्टी ने सपोर्ट किया है कि एक बातचीत होना चाहिए, हम उसके समर्थन में है। 370 में कांग्रेस के अंदर, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने देखिए कैसे बीजेपी सरकार काम कर रही थी, एक आदमी से बात कर लिया था कि सपोर्ट करना है, लेकिन हमको आपको पता नहीं था कि अभी जो है 370 आने वाला है, और अंत में उन पार्टियों ने सपोर्ट किया। तो वो जब हाथ पैर जोड़ते हैं ना, जब नरेंद्र मोदी अमित शाह जाके कि ये देश के हित में है करो, तो बहुत सारा विरोध खत्म हो जाता है, और वही इसमें होगा। वो मेरे जहन में, हाँ, मैं विकास जी से एक सवाल जरूर पूछना चाह रहा हूं कि क्योंकि वो कानून के जानकार हैं, कि किसी देश में क्या व्यवस्था, या हमारे यहीं पर कानून में, वो क्योंकि कई कानूनी लड़ाइयाँ लड़ते आए हैं और दशकों हो गए उनको ये कानूनी लड़ाइयाँ लड़ते हुए, कि कानून की दृष्टि से या कोर्ट, माननीय कोर्ट जब देखता है तो वो किसी पर्सनल लॉ को या किसी की रीति रिवाजों को कैसे देखता है कोर्ट कचहरी में, और क्या बदलाव इसमें आ जाएगा जब अगर ये यूसीसी लागू हो जाएगा? विकास जी बताइए। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि अगर हिंदुओं में लिया जाए तो पर्सनल लॉ ऑलरेडी कोडिफाई हो चुका है, क्योंकि वो हिंदू मैरिज एक्ट हो, सक्सेशन एक्ट हो, और जहां जहां कुरीतियां थी कि औरतों को जैसे हिस्सा नहीं मिल रहा था, तो उनमें अमेंडमेंट्स आ गई बाय वे ऑफ पार्लियामेंट एंड बाय वे ऑफ जजमेंट्स, कि औरतों को भी उसमें वो हक मिलेगा। सवाल एक प्रवीण बहुत महत्वपूर्ण जो उठ करके आ रहा है, जो इस चर्चा में मुझे लग रहा है कि कई बार टच किया गया है लेकिन कोर पे नहीं गया। कोर पे जाने वाली बात यह है कि जितने भी पर्सनल लॉ बनाए गए, दे वर ऑल डेट्रीमेंटल टू विमेन। वो आज बने या 500 साल बने या 1000 साल पहले बने, और उसमें जो कोडिफाई होते चले गए, उनमें जो कुरीतियां थी, वो मैं ये नहीं कहूंगा कि पूरी तरह से उनमें सुधार हुआ,
मूलभूत रूप से सुधार होता चला गया। आज बाकी जो अनकोडिफाइड पर्सनल लॉ रह गए, वहां पे मेल डोमिनेटेड सोसाइटी, पैट्रियार्कल सोसाइटी है हिंदुस्तान, इसे हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। यहां बैठ करके हम अलग बात करते हैं, परिवार में घर में जाते ही सारे मेल पैट्रियार्कल सोसाइटी हो जाती है। लड़कियां कितनी भी पढ़ लिख लें या क्यों ना हो, डूज एंड डोंट्स उनके लिए रहता है। तो कहीं ना कहीं सबको, खाली ये मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मेंबर्स को नहीं, मेल पट्रियार्की को ये लग रहा है कि जो हमारे पास जो एक ताकत है छिन जाएगा, वो छिन जाएगी, एंड वी विल हैव टू शेयर दैट पावर विद आवर वुमेन। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, और मुझे लगता है कि कोर्ट्स ने भी इन बातों को ध्यान में रखा है और कहा है सरकार को, पार्लियामेंट को ये कहा है कि आप ये लेके आइए एंड वी विल सपोर्ट यू, क्योंकि गोवा के किसी भी पॉइंट को कभी भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीम कोर्ट ने नहीं ठहराया। और कोर्ट ने इनडायरेक्टली, बोबडे साहब जब उस वक्त चीफ जस्टिस थे, उन्होंने कहा कि जिस तरह से गोवा में है, और आप एक बात देखिए कि गोवा कितनी मल्टी कल्चरल सोसाइटी है, वहां पे यूनिफॉर्म सिविल कोड लेकर के आना, जो हम एक गोवा को एक इंटरनेशनल डेस्टिनेशन की तरह मानते हैं, जब गोवा में इस तरह से एस्टैब्लिश हो सकती है, तो मुझे लगता है पूरे हिंदुस्तान में लेकर के आना। और हमें इस वक्त पॉलिटिक्स से बचना है, क्योंकि 370 एब्रोगेशन आया, पीपल वर कॉट अनअवेयर, लेकिन एज वन ऑफ द स्पीकर सेड कि हाँ, समानता बन गई थी, विचार बन चुके थे, आम जनता ने भी उसका विरोध नहीं किया। और मैं भी कश्मीर होकर के आया, मुझे लगा कि और मैं उस 370 के एब्रोगेशन से पहले भी गया, तो जो इतना परिवर्तन, इतना बड़ा चेंज कश्मीर में आज आया है, वो देखने लायक है, और आपको पर्सनल एक्सपीरियंस के बाद ही वो चीज पता चल सकती है। तो मुझे लगता है कि कोर्ट्स का भी ये कहीं ना कहीं एक चीज और समझा दीजिए। मैं आता हूँ विनोद जी आपके पास, क्योंकि समय के जी, अच्छा, मुझे देखिए इस देश में नहीं, इस देश में ध्यान रखिए कि कम्युनिस्ट पार्टियों के भी एजेंडे में कॉमन सिविल कोड रहा है। सभी कम्युनिस्ट पार्टियां, समाजवादियों में धारा में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया को मानने वाले लोगों ने कॉमन सिविल कोड की मांग की थी कि इस देश में होना चाहिए। तो मैं आपके माध्यम से इस देश के सारे वामपंथी बुद्धिजीवी, सेकुलर, लिबरल, सबसे अपील करूंगा कि बीजेपी से आपका विरोध है, करिए, लेकिन एक भारत को सच्चा भारत बनाने की दृष्टि से कानून आ रहा है, तो जो आपका ओरिजिनल विचार था वामपंथियों की, समाजवादियों को, उसमें आके और इस देश को दुनिया के लिए एक यूनिक और आदर्श देश बनाने की ओर कदम हो रहा है, उसका सपोर्ट जरूर करना चाहिए। और महिलाओं के अधिकार की जो नारीवादी लोग हैं, ये सारे पर्सनल लॉ जितने बने वो महिला विरोधी रही हैं महिलाओं के हक में। सारे से मैं अपील करूंगा कि आप बीजेपी का चुनाव में विरोध करो, लेकिन ये महिलाओं के हक में है, सामाजिक समानता के हक में है, सब आके खड़े होकर इसको। विनोद जी की राय जानूंगा, विनोद जी, इसलिए कि उन्होंने वामपंथी और समाजवाद के साथ जोड़ दिया कि उनकी विचारधारा में था समान नागरिक संहिता। मुझे इल्म नहीं है, आप इनलाइटन करिए। आप समाजवादी विचारधारा की बात करते रहे। लुया जी ने भी डिमांड की थी, लेकिन वो जो उनका जो राय थी वो ऐसा नहीं थी कि एकदम से चुनाव के 4 महीने पहले आप ले आइए और कर दीजिए कि समान। उनका ये था कि इस पर प्रॉपर कंसल्टेशन समाज में हो और उसके बाद इस पर सर्वसहमति बन करके एक कानून बनाया। वही बात आम आदमी पार्टी ने भी की। हाँ, वही बात आम आदमी पार्टी की, वही जेडीयू भी कर रहा है। हाँ। केसीआई का भी बयान था कि आपने एकदम से 3 महीने 4 महीने बाद मध्य प्रदेश में चुनाव है, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में है, और उसके बाद ये। पर विनोद जी, सॉरी बीच में इंटरव्यू कर रहा हूँ, उत्तराखंड में 1 साल से कोशिश चल रही है, वहां तो ड्राफ्ट भी तैयार हो गया है। बीजेपी रूल्ड स्टेट ने, गुजरात ने भी बोल दिया है कि वहां पर भी कमेटी बन गई है। तो ये मंथन का दौर तो स्टेट लेवल पर अलग अलग कम्युनिटीज के बीच में हो ही रहा है ना। एक ड्राफ्ट, एक विचार तो सामने आ ही गया कि किस तरह का कानून बन सकता है। नहीं, विचार तो सामने 1952 से है, जब से जनसंघ बना है, उनके एजेंडे में है, वो तो अलग बात है। कंसल्टेशन का मतलब ये है, क्या ऑल पार्टी कंसल्टेशन हुआ? क्या ऑल जो रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ डिफरेंट सोसाइटीज एंड सेक्ट्स हैं उनके साथ कोई सामूहिक बातचीत हुई सरकार की, कानून मंत्रालय की? आपने 1 महीने का समय दे दिया। 2018 में यही विधि कमीशन जस्टिस चौहान ने कहा था कि अभी इसकी जरूरत नहीं है, इररिलेवेंट है। उन्होंने कितना कंसल्टेशन किया मुझे नहीं मालूम। अच्छा, आपने मांग लिए राय मेल से। भाई, जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ बात करिए ना। अगर आप, मैं तो बिल्कुल समर्थन में हूं, आए, और मैं बार बार कहता हूं, जो भी प्रगतिशील व्यक्ति होगा वो चाहता है कि सुधार हो समाज के भीतर, लेकिन सलीके से आए। 370 और राम मंदिर से तुलना मत कीजिए। राम मंदिर का मुद्दा, आस्था जुड़ी थी उसमें, लेकिन एक टाइटल सूट का मुद्दा था, एक जमीन के विवाद का मुद्दा था, और वो सुप्रीम कोर्ट पर छोड़ दिया गया था। 370 एक राज्य विशेष का मसला था, ये पूरे देश का मसला है, और इसमें तमाम सारी
समुदाय और तमाम सारे स्टेक होल्डर्स जुड़े हुए हैं, इसलिए इसको जल्दबाजी में मत लाइए, आप करिए प्रयास, आप इसके नाम पर वोट मांगिए। मैं तो कहता हूं कि आप 2024 में आप कहिए कि हम इसको लाना चाहते हैं, लेकिन इसको ईमानदारी से करते हुए आप दिखाई पड़े। कहते हैं ना कि एक बार लगे कि हाँ वाकई आप कर रहे हैं, आप ओपन कंसल्टेशन कीजिए। तो ये छिप के करने की क्या जरूरत है कि जैसे कहते 370 में उन्होंने उनसे पूछ लिया, उनसे बात करें, गुलाम नबी आजाद को राजी कर लिया होगा, फलाने को राजी कर लिया, ऐसा नहीं होता है ना। इसमें आप बाकायदा सीरीज ऑफ द मीटिंग्स करिए, कौन रोक रहा है? और उसके बाद सबको, और जो विरोध करे वो अपने आप कॉर्नर हो जाएंगे जब सीरीज ऑफ द मीटिंग। इंटरेस्टिंग है, मेरे पास वक्त की कमी है, बड़ा अच्छे पॉइंट पे हम आ गए हैं इस कार्यक्रम के आखिर में, और केवल इतना ही कहना चाहूँगा कि जो बात विनोद जी कह रहे हैं ना कि सरकार को प्रयास करने चाहिए बातचीत के, मेरे ख्याल से ये जो यहाँ जो हुआ ना, ये भी बातचीत का एक तरीका है। ये जो व्यू पॉइंट्स निकल कर आए हम 6-7 लोगों के बीच में, ये भी तो समाज में जाएंगे और सरकार तक भी पहुँचेंगे, और ऐसे डिबेट्स, ऐसी बहस कई मंचों पर चल रही होगी, कई टीवी चैनल्स पे चल रही है, कई अखबारों पे लिखा जा रहा है, कई सोशल गैदरिंग्स में चर्चा हो रही है। तो ये जो मंथन का दौर शुरू हुआ है, अभी नहीं पता, हो सकता है कि विनोद जी की बात शायद पहुंचे हुक्मरानों तक और वो इस बात पर आए, इस बात पर आई चीजें आगे जाकर कि सरकार एक फॉर्मुलाइज सेटअप बना दे, एक कमेटी बना दे, एक रूपरेखा तैयार कर दे और फिर चर्चा हो। अब नहीं पता कानून बनने के लिए मानसून सत्र में या शीतकालीन सत्र में क्या होगा यूसीसी को लेकर, लेकिन ये जो मंथन का दौर शुरू हुआ है, इस मंथन से अमृत निकले, यही हम सबका प्रयास होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया हम सबके साथ बातचीत करने के, खबरों के खिलाड़ी के लिए थैंक यू सो मच, और लगातार अमर उजाला को देखते रहिए, हमारे शो को पसंद करिए, लाइक करिए, इसको फॉरवर्ड करिए और हमारे सदस्य लगातार बने रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में।